हाँ जी शुरू करते हैं, है ना। चलो जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज़ निकालो भाई। हाँ जी गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौत भार है? तुम्हारे तो बड़े ही बुरे लग रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे डेज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चे कम होते जा रहे हैं। ठीक है चलो, समझ भी आता है। अब 1 महीना बचा है, एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। बस जल्दी से खत्म ही हो रही है और बस लास्ट के कुछ चैप्टर बचे हैं, एंड देन फिर शुरू करते हैं। बैठो जल्दी से बेटा, जल्दी बैठो। ये सी चल रहा है? नहीं, इसको ऑन कर ले, इसको ऑन कर ले। इधर वो वाला भी ऑन नहीं है, तो अभी ऑन कौन सा है? कोई सा भी। तो तुम ऐसे ही बैठे थे तो भाई ऑन करवाया करो। ये भी कर लो। और वो कहाँ गई, प्रीति कहाँ गई? चली गई। इसका कहाँ से है स्विच? इधर से ही होगा ना। कर दे, ऑन कर दे यहाँ से, एटलीस्ट 2 तो कर दो। वो वाला भी बेटा कर ले, अगर है तो वहाँ पे होगा। देखो, एक्स्ट्रा मत कर देना बस। हुआ या नहीं हुआ ऑन? ये क्या बात कर रहा है? फूकेगा कैसे यार? ऑन ही तो करना है। रुक जाओ, अभी आने दो। वो शायद हुआ नहीं हुआ। चलो छोड़ो, बैठो तुम लोग, बैठ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। मैं वो अभी प्रीति आएगी उसको बोल दूंगा। चलो बैठो। हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी आवाज निकालो भाई। हाँ गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौज बाहर है? बस कुछ आखिरी सांसें चल रही हैं हमारी, ठीक है। हमारी मतलब दैट इज हमारे इस चैप्टर की, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके बाद भी कहीं ना कहीं एक ही मेजर चैप्टर बचा है, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद कहीं ना कहीं सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। आज इसको भी खत्म कर देंगे और इसके साथ में ना एक छोटा सा टॉपिक और है, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसको भी मैं आज डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आराम से सुनते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आखिरी बातें इस चैप्टर की, और ध्यान सुनना। मैं एक बार पहले रिवाइज कराता हूँ। हाँ जी बेटा बोलो भाई। हाँ हाँ टाइम लिमिट के बाद समझ नहीं आता बच्चे। टाइम लिमिट, मैं तो टाइम लिमिट से ज्यादा जा ही नहीं रहा, अगर आप ध्यान से देखो। हाँ हाँ हाँ, कल या परसों? हाँ परसों, ठीक है। हाँ हाँ नहीं देखो बच्चे, इसमें अब मेरी स्पेशली गलती नहीं है, क्योंकि देखो पॉइंट ये, सर की क्लास एक्स्ट्रा चल रही थी, ठीक है। और बच्चे एक बात मैं बताऊं आपको, रियल बताऊं, देखो पॉइंट ये ना, अपने को लिमिट्स थोड़ी सी बढ़ानी होती है, हमेशा बढ़ानी होती है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ठीक है, वेल एंड गुड, मैं उसको मेंटेन करूंगा। बट कहीं ना कहीं अपने आप को भी ये बात समझाओ कि सर आपके लिए कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। कि मैं सिर्फ 10 घंटे पढ़ सकता हूँ या मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, ठीक है। बेटा लोग 20-20 घंटे भी पढ़ते हैं और उनका तब भी दिमाग वर्क कर रहा होता है। और पॉइंट इज कि अब तो आप पढ़ ही रहे हो, कल को आपको काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल को काम करना पड़ेगा, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि नहीं अब मेरा इसके बाद तो माइंड वर्क नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा। प्रेशर में सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ना ये सिचुएशन आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अगर मैं आराम से कहूंगा कि चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स, तो भैया उसमें भी होगा, दिन एक्स्ट्रा होंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। ये नहीं चाह रहा कि जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो जाए, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको फ्री कर दूं। बेटा मैं ना स्पीड पढ़ाते टाइम नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ उस टाइम को एक्सटेंड कर रहा हूँ। और उसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम 1 घंटा भी एक्सटेंड कर रहे हैं ना, आप देखो 5 बजे तो मैं वैसी क्लास छोड़ता हूँ ना, आप 5 बजे तो वैसी है, मैंने उस दिन शायद 5:30 तक ले गया होगा, तो आधा घंटा अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो उससे पता फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि जो एक दिन एक्स्ट्रा लगने वाला होगा ना, वो कम लग जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है। बाकी मैं वैसे खुद नहीं करूंगा। मैं 5:30 के बाद मैं खुद, मेरे को पता है, मेरे को मैं बता रहा हूँ, मैं उस दिन कितने बजे पहुंचा हूँ घर? 8:30 पे, ठीक है। कितने बजे क्लास छुड़ी थी? 6 बजे ना। मैं उस दिन बारिश भी हो रही थी, और अब अप्रोक्स मुझे 1.5 घंटे ट्रैफिक में लगना पड़ा है। 1.5 घंटे सिर्फ ट्रैफिक है। मतलब आप बिलीव करोगे, 1 किलोमीटर को कवर करने में मैंने 45 मिनट लगाए हैं, क्लियर है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी निकलूं, ट्रैफिक से पहले निकल जाऊं और आराम से घर जाऊं, क्योंकि अभी तो तुम्हारी क्लासेस के चक्कर में मैंने अभी कहीं जाना भी नहीं होता, अभी सीधा क्लास खत्म करते ही घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है कि सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ भी, सेम सिचुएशन मेरे साथ भी। मैं भी पुश नहीं कर रहा, बट हाँ ये मत सोचो कि सर हमारा माइंड वर्क करना बंद कर देगा, नहीं, अपने आप को वर्क कराओ, कोशिश करो, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, कभी यहाँ के पढ़ा के देखो। गॉट इट गॉट इट गॉट इट बच्चे, वही वाली सिचुएशन है बच्चे। हम भी ना, दैट इज, अगर आप लीव करो तो ऐसा नहीं हुआ कि लाइक सीए या ऐसे ही बन गए। हम भी उसी जगह पे एक दिन बैठे हुए थे, मैं सच बता रहा हूँ। एक दिन हम भी बैठे हुए थे एज अ स्टूडेंट, हम भी कहीं बैठे हुए थे। तो वो बात मैं जो आप बोल रहे हो ना, मैं जस्ट फील करता हूँ, मुझे भी पता है कि वो चीज़ें हो रखी हैं। बट रीज़न यही है कि बस कुछ दिन की बात है, ठीक है। मैं सच नहीं प्रेशर करूँगा, ठीक है। मैं
आगे चलता जाऊंगा, नॉर्मली करूंगा और नॉर्मली आगे चलेंगे, ठीक है। चलो भी शुरू करते हैं बेटा, है ना, ठीक है। और किसी की कोई शिकायत नहीं, ठीक है, कोशिश करेंगे, हाँ नहीं कोशिश करेंगे, ठीक है। बच्चे का था पॉइंट कि सर 6 बजे के बाद कहीं ना 5 बजे के बाद आप जो टाइम ले रहे थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी हो गया या थोड़ा माइंड वर्क करना बंद करा, ठीक है। बट कोशिश करना बेटा, ठीक है, 1-2 दिन की बात है। 5:30 6 बजे तक नहीं लेके जाऊंगा, बट हाँ 5:30 तो मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, 5:30 तक। और मेरे को लगता है कि 3:30 से 5:30 मतलब 2 घंटे का टाइम ले रहा हूँ मैं आपसे, तो 2 घंटा तो सफिशियंट है। आप तभी मैं आते ही ना पहले 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है 5 मिनट का ब्रेक सफिशियंट है, ठीक है। आप उस ब्रेक में उठते नहीं हो, ये आपकी गलती है। आप उठ के जाया करो, एटलीस्ट कुछ नहीं तो वॉशरूम जाके बस पानी डाल के आ जाओ, कि एटलीस्ट आप थोड़े एक्टिव हो जाओ, ठीक है। आप उठते नहीं हो ना, तो जब तक आप बॉडी को अपने मूवमेंट नहीं देते हो तो वो बॉडी कहीं ना कहीं रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। हम लोग पता है क्या करते थे, हम लोग तो सुबह सुबह ना ठंडियों में, अगर बात करूँ ठंडियों में, हम बर्फ की मतलब बॉटल लेके जाते थे, बर्फ वाला रात में। अब ठंडियों में बर्फ का पानी क्यों, बस हम उसका शिप लेते थे, क्यों, क्योंकि अगर आप बैठे हो और आपको नींद आ रही है, ठीक है, आपको बैठे हो और नींद आ रही है और आपने गर्म या ठंडा पानी जस्ट ले लिया, तो वो बॉडी रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करने से ना आपका आधे घंटे तक नींद टूट जाएगी, ठीक है। तो फिर आप आधा घंटा एनर्जी करोगे, उसके बाद बीच बीच में उठ के चले गए, 1 मिनट के लिए चले गए, तो ये चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और नींद एक ऐसी चीज़ है सर, जो आपके साथ क्या हमारे साथ भी होती थी। हमें तो हमारी सुबह 6:30 बजे क्लासेस होती थी, हम तो ऐसे ऐसे गिर रहे होते थे, ऐसा लगता था सीट से नीचे गिर, मतलब ऐसे करके बैठते थे, ऐसे करके खुल जाए, ठीक है। और हमारी तो मतलब हमारी जो फैकल्टीज थी उनकी एज भी ऐसी ऐसी थी कि भाई साहब आप तो, ठीक है, वो बोलते थे ना तो ऐसा लगता था वो बोल नहीं रहे हैं, वो सत्संग गा रहे हैं आराम से, धीरे धीरे हौले हौले, ठीक है। तो बहुत चीजें होती थी। चलो अभी इधर आओ, वैल्यूशन, अब खड़े हो जाओ वहां से, नालायक खड़े हो, आ गया, जल्दी खड़े हो, जल्दी, डिस्टर्ब नहीं चाहिए वैसे भी, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, हाँ 5 मिनट में जल्दी आ जाइए। बेटा सुनना मेरी बात, मुझे रिवाइज कराना है। गुड आफ्टरनून न्याशा, साक्षी, हर्ष और उनको बोलो मॉड्यूल 1 में मार्क्स कितने आए हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। हर्ष नालायक, सुनना मेरी बात बेटा, अपने को रिवाइज करते हैं। बैठो यार, मूवमेंट बंद करो, जल्दी से बैठ जब नीचे यहीं पे, ठीक है। तेरे को तो सीट भी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, हाँ जल्दी रह। और सुनना मेरी बात ध्यान से नालायक, सुनो। इनटेंजिबल एसेट की बात कर रहा था, मुझे बताना यहाँ पे कोई एएस था या नहीं था, एनर्जी निकालना, ठीक है प्लीज। हाँ जी, एएस था या नहीं था, था, कौन सा, एएस 26 सिर्फ। इनटेंजिबल एसेट की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो हम कहते थे इंटेंजिबल एसेट वो एसेट है जिनकी 2 क्वालिटी, मतलब 2 क्वालिटी है। पहला, उनका फिजिकल सब्सटेंस है या नहीं है, नहीं है। वो आइडेंटिफाइबल या इन नेचर मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी, मतलब उनका कोई रिलाइज्ड फिक्स नहीं है, आपका वो डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई पे। इंटेंजिबल एसेट बहुत सारी है, लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन जो करनी है वो अभी किसकी करनी है, गुडविल की। बेटा गुडविल हमारी क्या है, कंपनी की ब्रांड है, रेपुटेशन है, जो अपने आप बनी है, एफर्ट से बनी है, एफर्ट से। गुडविल कितने तरीके की होती थी, 2, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम क्या बोलते थे कि भैया ये गुडविल अपनी खुद की गुडविल है, दैट इज इंटरनली जनरेटेड। मुझे बताना, आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो करते थे या नहीं करते थे, नहीं, आवाज आनी चाहिए, करते थे या नहीं, नहीं। बेटा क्यों नहीं करते थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसके बदले पैसा नहीं गया, इसके बदले एफर्ट्स गए, और अकाउंट्स में नॉन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की जगह नहीं है। आप कहते थे परचेज गुडविल, बेटा ये हमारी है, किसी और की है, किसी और की, हम खरीद के ले आए हैं, तो बेटा ये गुडविल बुक्स में आएगी या नहीं आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। और इस गुडविल को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, जितने में परचेज करा, परचेज प्राइस में एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे। बट पॉइंट ये कि अगर अपनी गुडविल है और हमें अपना बिजनेस बेचना है या किसी का बिजनेस खरीदना है, तो मुझे उसके गुडविल की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। बेटा अगर आप गुडविल की वैल्यूएशन करोगे तो आपके पास कई सारे क्या है, मेथड है, कई सारे क्या है, मेथड है। कितने मेथड है, 3। कौन कौन से, जल्दी बोलो। एक एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन। पक्की बात है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। बेटा जल्दी बताना, एवरेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, जो भी आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, जो भी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मुझे बताना, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में निकालना है या हमेशा गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा। लेकिन अगर मैं एफएमपी की बात करूं तो वो अपने लिए निकालना पड़ेगा। क्लियर है, एफएमपी कैसे निकालना है, आराम सुनना। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आप सिंपल करोगे कि पहले जितने भी प्रॉफिट्स आपको गिवन है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करोगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा एडजस्टेड, उसे आप क्या करोगे, एवरेज करोगे, उसे आप क्या करोगे, एवरेज। एवरेज करने के बाद आप सिंपल सी बात करोगे कि भैया अगर उसमें कुछ फ्यूचर की सेविंग्स हैं या फ्यूचर का एडिशनल एक्सपेंस है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और अपने पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आराम से सुनना, मैंने कहा एडजस्टमेंट क्या है, 3 एडजस्टमेंट है। कितनी एडजस्टमेंट है, 3। पहले क्या थी, अब नॉर्मल, दूसरा क्या था, एरर, कोई एक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, और तीसरा है स्टॉक।
तीसरा है स्टॉक। मुझे बताना अगर कोई एबनॉर्मल आइटम, बोले तो एबनॉर्मल आइटम में कितनी चीजें, दो, एक एबनॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल गेन। बेटा अगर लॉस है तो लॉस क्या हो रखा होगा, ऑलरेडी माइनस हो रखा होगा, हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस। और अगर लॉस, अगर मैं एबनॉर्मल गेन की बात करूं तो गेन क्या हो रखा होगा, ऑलरेडी ऐड हो रखा होगा, हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू जा सकती है। ठीक है, ठीक है, तबीयत पक्की बात है, तेरे चेहरे से पता चल रहा है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रिलैक्स कर। ठीक है, हाँ जी, अब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ठीक है, सीधी सी बात करूं मैं कि आपका दोनों चीजें, अगर आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल हटाना पड़ेगा। तो लॉस है तो ऑलरेडी क्या करना पड़ेगा, माइनस, हटाने के मतलब ऑलरेडी लॉस ऑलरेडी माइनस है तो अभी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। और एबनॉर्मल गेन ऑलरेडी ऐड है तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर है। मैंने कहा अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक, स्टॉक कौन सा वाला, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर भी हो सकता है और अंडर भी हो सकता है। ओवर मतलब आपने वैल्यूएशन ज्यादा कर दी है तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, और बढ़ाओगे या कम करोगे, कम। तो बेटा इस साल माइनस होगा, अगले साल प्लस होगा। और अगर आपका अंडर वैल्यूएशन है तो बेटा इस बार ज्यादा है या कम है, कम है। तो कम है तो भैया और कम करेंगे या बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। तो इस साल प्लस करोगे तो अगले साल माइनस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये था कि आपने सीधा खर्चा किया, वो खर्चा हो सकता है आपने एसेट पे किया हो, आपने रिकॉर्ड कर दिया हो खर्चा, या आपने एक्चुअल में खर्चा किया हो, रिकॉर्ड कर दिया हो एसेट में। क्लियर है। तो जो भी किया होगा, पहले अगर आपने प्रॉफिट में गलत माइनस कर रखा है तो प्लस करेंगे, या प्रॉफिट में माइनस करना था लेकिन आपने एसेट में कर दिया तो आप उसे प्लस माइनस करोगे, और फिर उसकी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, आपका नॉर्मल था। मैंने यही डिस्कस किया था, आई थिंक सुपर प्रॉफिट भी कर लिया था, है ना, सुपर प्रॉफिट भी। मुझे बताना, मैंने कहा था एवरेज को थोड़ा सा अपडेट कर दें, अगर एवरेज प्रॉफिट को हम थोड़ा सा अपडेट कर दें। हम कहते थे कि भैया अगर एवरेज की बात करें सर, तो एवरेज में हम कहते थे गुडविल इक्वल टू जितना भी आपका एफएमपी है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। पक्की बात है, बट एफएमपी तो वो है जो आप ऑन एन एवरेज कमाते हो, पर पॉइंट जरूरी थोड़ी ना कि जितना भी आप कमाते हो सब गुडविल की वजह से कमाते हो, नहीं। तो भैया सुपर प्रॉफिट क्या बोलता है, कहता है गुडविल जो निकलेगी वो निकलेगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, कहता है भैया जो भी आप ऑन एन एवरेज कमाते हो उसमें से माइनस कर दो क्या, नॉर्मल, उसमें से माइनस कर दो क्या, नॉर्मल। तो आपका जितना भी ऑन एन एवरेज है उसमें से नॉर्मल हटाओ तो जो आएगा वो एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से तो क्या आ जाएगी, गुडविल। आ रही बात समझ में। नॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो जितना भी आपने पैसा लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। पक्की बात है। मुझे पहले एक क्वेश्चन कराना है जो लास्ट क्लास में पेंडिंग रह गया था, पहले उस क्वेश्चन को करेंगे, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड जो लिखे थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप जल्दी से क्वेश्चन निकालो, अगर लाए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बुक निकालता हूं, देखना। इसकी हरकतें शुरू हो गई। ठीक है, बुक कौन सा पेज था, 200 के आसपास था ना। कितना, 288, 300। अरे यार, अरे हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 16 आराम से पढ़ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 5,14,000, मतलब आप ऑन एन एवरेज क्या कमाते हो,
5,14,000 रुपए। क्लियर है, अगर आराम से पढ़ना। अच्छा, ये प्रॉफिट आपका एडजस्टमेंट से पहला है, तो इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है, एडजस्टमेंट क्या होती है, वही एबनॉर्मल आइटम्स, वही सारी जितने भी आपके अगर स्टॉक वगैरह के पॉइंट होंगे तो करने पड़ेंगे। कह रहा है प्रॉफिट जितना भी है आपका उसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट एट द रेट 8% और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। बेटा एक बात बताओ, आपने पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट में, क्या लगाया इन्वेस्टमेंट पे, और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये बताओ इंटरेस्ट रिसीव ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग है? याद करो, कैश फ्लो। भैया आपका मेन बिजनेस क्या है, सामान खरीदना और बेचना, तो आपके पास पैसा फालतू था, आपने इन्वेस्ट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट पे इनकम आ रही है, तो ये आपकी मेन इनकम नहीं है, ये आपकी क्या है, अदर इनकम है। तो आपको यहाँ पे जो गुडविल निकालना है वो अपने बिजनेस की इनकम से निकालना है। तो आपके लिए इंटरेस्ट रिसीव एक तरीके क्या है, अब नॉर्मल इनकम है। क्या है, अब नॉर्मल है। तो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी होगी उस इन्वेस्टमेंट पे जो 8% इंटरेस्ट आ रहा होगा वो नॉर्मल इनकम है या अब नॉर्मल है? अब नॉर्मल। अब ये बताओ इस प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो अभी रखने के लिए मतलब क्या करेंगे, रखेंगे या हटाएंगे? हटाएंगे। सीधी सी बात है ना, आपके प्रॉफिट में इंक्लूड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज अब नॉर्मल, तो इनकम इंक्लूड है, अभी हटाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस। आगे बढ़ो, कह रहा है कॉस्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट इज 1,98,200 और इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए। मुझे प्लीज आराम से बताना बच्चों, जल्दी बताना, आप जो इंटरेस्ट निकालोगे वो किस पे निकालोगे, उसकी कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे या उसकी फेस वैल्यू पे? हाँ जी, कॉस्ट या फेस वैल्यू? बेटा डिबेंचर मैं कसम खिलवाई थी, ठीक है, हमेशा इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी निकलता है वो किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे। आपने खरीदा किसी पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरेस्ट जो निकलेगा वो किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू। तो कह सकता हूं 2 लाख का 8% कितना हो गया, 16,000। 16,000 इनकम इसमें इंक्लूड होगी, अभी हटाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस। बात खत्म, नॉर्मल। आगे चलो, कह रहा है एक्सपेंस ऑफ ₹7,000 पर एनम आर लाइकली टू बी डिसकंटिन्यूड इन फ्यूचर। बेटा आपको 7,000 का खर्चा ऐसा लगता है जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यू होने वाला है, तो ये फायदा है या नुकसान है? फायदा है। फ्यूचर में एडिशनल खर्चा आ रहा है या फ्यूचर में सेविंग आ रही है, तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है भाई साहब आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी बनाना है 30%, क्लियर है, टैक्स माइनस करोगे। कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, अभी छोड़ो, आपका जो कैपिटल इंप्लॉयड है वो कितना है, 18,98,200। कह रहा है आपको नंबर ऑफ ईयर माने 4, आपको सुपर प्रॉफिट से क्या निकालनी है, गुडविल। सुपर प्रॉफिट से क्या निकालनी है, गुडविल। पहले मुझे आराम से बताओ क्वेश्चन में आपको गुडविल कहां से निकालनी है, सुपर प्रॉफिट से। जल्दी बोलो, सुपर प्रॉफिट से अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्योंकि बेटा आप ना क्वेश्चन के हिसाब से काम नहीं करोगे, आप देखोगे कि आपको क्या चाहिए, क्या दैट इज आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम नहीं करोगे। तो मुझे चाहिए 2 चीजें, एक तो सुपर प्रॉफिट और एक नंबर ऑफ ईयर परचेज। मुझे बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, बोलो हाँ है ना, 4। अब मुझे क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट यहाँ है बट इसमें एडजस्टमेंट करनी है, कर देंगे एडजस्टमेंट। 3 ही तो एडजस्टमेंट है, एक टैक्स की है, एक एबनॉर्मल है और एक अपना क्या है, ये फ्यूचर सेविंग है। क्लियर है, अपने पास एवरेज आ जाएगा जिसे आप क्या बोलोगे, एफएमपी, और कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर है, कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर एनआरआर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो हाँ, आ गया नहीं आ गया। बट एक दिक्कत है इसमें, आराम समझना, एक दिक्कत है, मैं पहले कर रहा हूँ फिर आराम से नोट करना, ठीक है। एक दिक्कत है, मैं पहले कर रहा हूँ, ठीक है। आओ चलो करो, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड में ही दिक्कत है, पहले आराम से मेरे साथ में करो, ठीक है। जहाँ पे मैं रुकने के लिए बोलूँ वहाँ रुकना, अभी करते जाओ। सोल्यूशन नंबर 16, आप कहोगे सर अगर मुझे गुडविल निकालनी है तो गुडविल निकालने के लिए मुझे चाहिए 2 चीज़ें, एक तो सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। मेरे पास सुपर प्रॉफिट नहीं है बट नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4, ठीक है। तो सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमने कहा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, अगर सुपर प्रॉफिट चाहिए तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सर अपने को चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एफएमपी आफ्टर टैक्स, और इसमें से माइनस करना नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस करना नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं कहूँगा सर इसको निकालने के लिए पहले मुझे चाहिए एफएमपी आफ्टर टैक्स, ठीक है, एफएमपी आफ्टर टैक्स। आराम से देखना, पहले इधर आराम से 1 मिनट देखना, अब लिखना बंद करो 2 मिनट के लिए, ठीक है, 2 मिनट के लिए लिखना बंद करो। मुझे बताओ मेरे को आपने पास जो दिया है वो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है, क्वेश्चन में देखो और मुझे बताओ जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 5,14,000, बोलो हाँ है ना। इसमें से सबसे पहले, ये तो ऑन एन एवरेज पूरा प्रॉफिट होगा, इसमें से सबसे पहले क्या हटाऊंगा, अब नॉर्मल, इसमें सबसे पहले क्या हटाऊंगा, अब नॉर्मल। तो अब नॉर्मल इनकम इंक्लूड है, तो मैं कहूंगा सर अब नॉर्मल आइटम जस्ट दैट मींस अब नॉर्मल इनकम क्या करेंगे, माइनस। और मेरे लिए अब नॉर्मल इनकम क्या है, अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
बताओ इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, 2 लाख। कसम खा लो मेरे साथ में, हमेशा इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे, ठीक है। अगर फेस वैल्यू नहीं दी है तो कॉस्ट पे निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये अजम्पशन के साथ कॉस्ट और फेस वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो 2 लाख का 8%, 2 लाख का 8% कितना आ गया, 16,000। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसमें से फ्यूचर सेविंग, अब सीधा काम करता हूं क्योंकि एवरेज तो उन्होंने कर ही रखा है। बताओ फ्यूचर सेविंग से प्रॉफिट कम होने वाला है या बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। तो आप क्या करोगे, प्लस फ्यूचर सेविंग, प्लस फ्यूचर सेविंग। कितने की सेविंग होने वाली, जल्दी बताओ, 7,000। कितने की सेविंग होने वाली है, 7,000। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। और आपके पास जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, टैक्स। क्लियर है। तो बताओ कितना आ रहा है ये, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, 50,000, 5 लाख। पक्का बेटा, एक माइनस होना है एक प्लस होना है, ठीक है। 5 लाख 5,000 और इसमें से आप कर दोगे माइनस टैक्स एट द रेट 30%। तो बताओ टैक्स माइनस करोगे 30% कितना हो जाएगा, पहले टैक्स बताओ, टैक्स 1,50,500। तो भैया ये FMP आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 53,500। मैं कहूँगा लो जी एक चीज़ तो आ गई, 3,53,500। बोलो हाँ या ना, इसमें किसी को दिक्कत। देखो पहला पॉइंट तो ये है इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कि आपको क्या निकालना था, FMP आफ्टर टैक्स। अब इधर देखना, अब 2 मिनट और लिखना बंद करना, ठीक है, 2 मिनट इधर देखो। अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट का बोलूँ तो इसका फॉर्मूला होता है जितना भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाई बाय NRR। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। आपको NRR दिया हुआ है 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, बट पता है दिक्कत क्या है, आप ना ध्यान से सुनना, आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे जो FMP चाहिए वो चाहिए नॉर्मल बिजनेस इनकम। मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल बिजनेस इनकम। तो भैया मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या चाहिए, वो चाहिए जो मेरा बिजनेस में लगा हुआ है, वो पैसा जो मेरा बिजनेस पे लगा हुआ। एक बात बताओ ना, आप लॉजिक समझो, आपने यहाँ पे उठाया FMP आफ्टर टैक्स, मतलब ये बिजनेस प्रॉफिट है। तो इसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा माइनस करोगे, जो आपके बिजनेस का नॉर्मल है, जो आपके क्या है, बिजनेस का नॉर्मल। अब आपने पैसा टोटल कितना लगा रखा है, ये बताओ, 18 लाख समथिंग लगा रखा है, 18,98,000। तो भैया एक बात बताओ, 18 लाख मतलब 18,98,000 में से 1,98,000 की तो इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है। वो आपने पैसा बिजनेस में लगा रखा है, फालतू पड़ा हुआ है, फालतू। दैट मींस आपने बिजनेस में वो आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आपने अल्टीमेट बिजनेस में कितना लगा रखा है, 17 लाख। बिजनेस में कितना लगा रखा है, 70। देखो ना यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा। आप कहोगे सर आपके पास जो पैसा है 18,98,200 का आपकी पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ये पैसा आपके बिजनेस में लोगों ने लगा रखा है। बट इसमें से आपने 1,98,200 इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा दिया है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो मतलब आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, अपने पास एसेट कितने की खरीदी, 18 लाख माइनस 198 समथिंग कुछ हो गया 17 लाख। तो आप बोलोगे जो बिजनेस पैसा है वो है 17 लाख, और 17 लाख अगर मैं कहीं और लगाता तो उसमें मुझे 10% से कमाई नॉर्मल हो जाती। तो भाई 17 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, 1,70,000 आपका क्या आएगा, दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है। अगर आपने 18,98,200 का निकाल दिया तो बेटा वो आपने निकाल दिया टोटल पैसे का, जबकि आप जब अपनी इनकम देख रहे हो तो आप टोटल इनकम नहीं देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, नॉर्मल इनकम। दैट इज बिजनेस की नॉर्मल इनकम में से क्या माइनस करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है। तो आपके क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो वो होना चाहिए 18,98,200 और उसमें से माइनस करोगे 1,98,200, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट, और फिर निकलेगा 10%। तो ये आ जाएगा 17 लाख। 17 लाख का 10%, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, 1,70,000। बस काम खत्म। अब निकाल दो फटाक से, जल्दी नोट करो इसको, ठीक है, अब नोट करो। तो ये आ गया माइनस 1,70,000। तो ये बताओ नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 183,500, और 183,500 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 7,34,000। वैसे इन्होंने शायद मेरे हिसाब से इन्होंने सिर्फ सुपर प्रॉफिट पूछा है, गुडविल पूछी है, गुडविल पूछी है, ठीक, ठीक है, निकालो जल्दी से। बेटा ये क्वेश्चंस डाउट में आएंगे तो प्लीज़ इनको ना अच्छे से करते रहना, फिर ये बाद में ना डाउट में आते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो इसीलिए मैं इन्हें क्लास में करा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ 18,98,200 मतलब क्या नहीं समझ में आया, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ बोल,
बेटा 18,98,200 ऐसा अमाउंट है जो बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है। उस पैसे में से क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 1,98,200 इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया। तो सीधा सीधा बात है, अगर आपके पास 18,98,000 लोगों ने दिया, जिसमें से आपने 1,98,000 पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने उस पैसे में से बिजनेस में कितना लगाया, 17 लाख, ठीक है। और ये 17 लाख अगर आप नॉर्मल बैंक में भी रखते तो भी आपको 1,70,000 तो वहां से भी कमाई हो जाती, क्लियर है। तो आप बिजनेस से कमा रहे हो 3,53,000, जिसमें नॉर्मल इनकम 1,70,000 है, तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, 1,83,000, ठीक है। वो मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज गुडविल। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेन पे क्यों निकालेंगे, जो आपकी ये 5,05,000 पे। हाँ, क्या हुआ प्रतीक? अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, आज तू दर्शन दे रहा है क्लास में, ठीक। इसी कौन सा चला, कोई चला या नहीं चला, बोलता हूँ। हुआ डन, जल्दी करो बेटा। ये DTH वालों, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? सब ठीक है? हाँ जी, कोई डाउट वगैरह हो प्लीज पूछते रहना, ठीक है। हाँ जी बेटा, करें आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है बढ़िया सा मेरे पास, एग्जाम का ही है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने ना एक बार बस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम CMA का टेस्ट पेपर निकाला था। जितने भी टेस्ट पेपर थे इन्होंने CMA का टेस्ट पेपर हो गया, FM का टेस्ट पेपर हो गया, टैक्स का टेस्ट पेपर हो गया, बेटा कर लेना उसको, ठीक है। अगर मॉड्यूल में आपके टीचर ने कवर कर रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं कवर कर रखा है तो वो अलग से कवर कर लेना, क्योंकि हर बार ना वो उस 100 नंबर के पेपर में से 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट करते ही करते हैं, ठीक है। जितने भी अभी तक अटेम्प्ट हुए सब में वो 3 से 4, कुछ नहीं है, वो नॉर्मली आप डाउनलोड भी कर लोगे, ICSA की साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने तो डाल रखे हैं अपनी बुक में ही सारे वो क्वेश्चन इधर उधर चैप्टर के डिवाइड करके, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी टैक्स का भी है, FM का भी है, ठीक है, दोनों का है। और वो एक ही बार इंट्रोड्यूस किया था जब इन्होंने पहली बार न्यू कोर्स लाया था, ये 2017 वाला, ठीक है। तो उस कोर्स में जो वो टेस्ट पेपर थे तो उसमें से क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें करने लायक, ठीक है। तो उसी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन उसी में था, और एक और क्वेश्चन है वो भी उसी में ही था, देखना ध्यान से। कौन सा था, एक बार एंड में जाना, एंड में होगा शायद वो क्वेश्चन। चलो सर, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमें करने हैं? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 एक बार देखना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 सर, बीच के क्वेश्चन पे अभी आते हैं, टॉपिक समझाना फिर आता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, आखिरी क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो अपना सुपर प्रॉफिट का, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एक्स परचेज बिजनेस फ्रॉम वाई। प्लीज ध्यान से ना इस क्वेश्चन को आप खुद हैंडल करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है, बाकी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज करना है, ठीक है। आप ध्यान सुनना, कह रहा है एक्स परचेज बिजनेस फ्रॉम वाई ऑन 30 जून 2017, ठीक है। प्रॉफिट जो वाई ने कमाया है वो पिछले कितने सालों का, प्रीसीडिंग ईयर्स एंडिंग 31 दिसंबर का दिया हुआ है। 2014 का कितना है, 41,000, 2015 का कितना है, 40,000, 2016 का कितना है, 42,000, मतलब टोटल कितने सालों का प्रॉफिट दिया है, 3 सालों का। और एक चीज और याद रखना, आपका ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, मतलब आपके सामने क्या है, कैलेंडर ईयर है। बोलो हाँ या ना, पक्का। आगे चलो, कह रहा है इट वॉज असर्टेन दैट, आराम से बिल्कुल नॉर्मल एवरेज करना है, पहले एडजस्टमेंट और फिर एवरेज, ठीक है, आराम से। कह रहा है ये पता चला है कि प्रॉफिट फॉर 2015 इंक्लूड अ नॉन रिकरिंग आइटम, मतलब जो रिपीट होने वाला है या रिपीट नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, तो ये हमारे लिए नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल। अब ये अब नॉर्मल आइटम 1500 रुपए का इंक्लूड है, ठीक है। और प्रॉफिट 2016 का रिड्यूस है 2000 से ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट, मतलब सिंपल कहने की बात क्या है, 2015 के प्रॉफिट में एक इनकम इंक्लूड है जो नॉन रिकरिंग है, और 2016 के प्रॉफिट में माइनस है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, क्लियर है। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। तो इनकम है तो क्या कर देंगे माइनस, और लॉस है तो क्या कर देंगे प्लस, नॉर्मल। अब ये वाला पॉइंट आराम से देखना, ठीक है। वैसे इसको एनुअल प्रीमियम है ₹200 रुपए पर एनम, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में वैसे कुछ बताया नहीं है, मैं आगे था कि इससे ना अजम्पशन ले लूंगा कि ये एनुअल प्रीमियम नॉर्मल खर्चा है बट फ्यूचर का है,
नॉर्मल खर्चा है पर क्या है, फ्यूचर का। अभी इसको छोड़ो, इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना बेटा। पहले कहानी देखो, एक्स ने परचेज किया बिजनेस वाई का। अब ध्यान से पढ़ो, एक्स एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस, जब वो बिजनेस खरीद रहा था उस टाइम पे एम्प्लॉयड था कोई रामा ब्रॉस में, और वहां पे ना उसे 500 रुपए पर मंथ मिल रहे थे। ही मतलब कहीं ना कहीं वो 500 रुपए पर मंथ उसे क्या मिल रही होगी, सैलरी मिल रही होगी, कहीं भी वो एम्प्लॉय था, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है ही इंटेंड्स टू रिप्लेस द मैनेजर हु एट प्रेजेंट इज गेटिंग 350 रुपए। सीधी सी बात है, वो वाई का बिजनेस टेक ओवर कर रहा है। देखो ना सिंपल, अगर मैं हूं तो मैं पहले कहीं और कंपनी में काम कर रहा था, क्लियर है। अब मैं अगर किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं तो वो जो काम मैं करता था वो काम किसी और से थोड़ी ना करवाऊंगा, वो मैं खुद ही कर लूंगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक्स कहीं और काम करता था, अब वो वाई का बिजनेस खरीद रहा है और वाई के मैनेजर को हटा के खुद हैंडल कर रहा है। क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। अब आराम से सुनना, वाई का जो मैनेजर था उसको कितना मिल रहा था, 350 रुपए पर मंथ, और एक्स जहां पे काम कर रहा था वहां कितना मिल रहा था, 500 रुपए पर मंथ। आपको कह रहा है गुडविल निकालनी है, 2 ईयर परचेज है और एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं, सिर्फ एवरेज करना है। अब मुझे आराम से बताओ, मैंने 2 चीजें बता दी, 3 सालों का प्रॉफिट है आपके सामने, 1 साल में अबनॉर्मल इनकम है, 1 साल में अबनॉर्मल लॉस है। इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। अगर किसी खर्चे या इनकम के बारे में कुछ ना बोले, आप अजम्पशन ले लेंगे फ्यूचर का है, ये कब का है, फ्यूचर में होने वाला है। तो ऑफ कोर्स अगर खर्चा है तो फ्यूचर में से माइनस कर देंगे एवरेज में से, और अगर इनकम है तो ऐड कर देंगे। बट इसका क्या करना है, इस पॉइंट का क्या करना है, अब मुझे बताएगा इसका क्या करना है। मैं क्या करूं, एक्स कहीं और काम कर रहा था 500 रुपए में, और अब वो वाई अपने मैनेजर, जो वाई का मैनेजर है उसे हटाएगा, जिसकी सैलरी कितनी थी, 350। आप मुझे बस ये बताओ, इस ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। हाँ जी, प्रॉफिट कैसे होने वाला है, वाई को हटा देंगे, वाई को हटा देंगे तो 350 रुपए की सेविंग होने वाली है। बट एक बात बताओ, आप बचपन से पढ़ते हो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। आपको क्या लगता है, एक्स कहीं और काम कर रहा था, वाई में आके काम करेगा, अपने बिजनेस में काम करेगा, तो क्या अपने बिजनेस से सैलरी चार्ज नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। अगर आप याद करो तो आप करते थे, इवन रेंट चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है। तो भाई वाई अब जो एक्स है वो क्या करेगा, चार्ज करेगा। बेटा यहाँ फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ नुकसान हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, नुकसान। वो 350 वाला बंदा हटाएगा और अपने को रख रहा है, और अपनी सैलरी कम से कम कितनी मांगेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी मांगेगा, 500। तो मतलब 350 हटा के वो फर्म से चार्ज कितना करेगा, 500। तो 150 रुपए का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कि भाई जो काम 350 में हो रहा था अब एक्स करेगा 500 में, अब एक्स करेगा 500 में। और ये 1 महीने का है या 1 साल का है, 1 महीने का। तो हमें तो साल की अकाउंटिंग करनी है, तो 150 रुपए अगर मंथली है तो 150 इंटू 12, दैट मीन जो भी आएगा वो क्या आएगा, फ्यूचर एक्सपेंस आएगा। बस आओ जल्दी से मेरे साथ में काम करो फटाक से, ठीक है, जल्दी करना। आंसर नंबर 40, आंसर नंबर 40, ठीक है। आपको क्या करना है, जल्दी मुझे बताओगे कौन कौन से साल दिए थे, 2014, 2015 और 2016, ठीक है। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन से बताओ कितना, 41,000, 40,000, 42,000, ठीक है। आराम से मुझे बताओ जल्दी, क्वेश्चन ने जैसा जैसा बोला है मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। सबसे पहले उसने क्या बोला है, जल्दी बताओ मुझे, बुक दे दो इधर। क्वेश्चन में सबसे ऐसे ही दे दे, ऐसे ही दे, बंद मत। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास सबसे पहले तो 2015 में एक नॉन रिकरिंग आइटम इंक्लूड है, तो मैं कह सकता हूँ एक एबनॉर्मल गेन है। जल्दी बोलो, अगर इंक्लूड है तो गेन है, ऑफ कोर्स इंक्लूड है तो गेन है। और ये कहाँ पे इंक्लूड है, 2015 में। तो जल्दी बताओ बेटा, इंक्लूड है तो रखेंगे या हटाएंगे, हटाएंगे। तो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे कितना, 1500 रुपए, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ क्योंकि अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब क्या है, माइनस, ठीक है। आगे फिर क्या हो रहा है, 2016 में अपने पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है। अगेन ये माइनस हो रखा है, अभी क्या कर देंगे, प्लस। कितने का लॉस है, 2000 का, ठीक है। बाकी दोनों चीजें वो फ्यूचर की हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम फ्यूचर का है और बाकी, ठीक है। बेटा याद रखना, आप ना एक चीज और कर सकते हो, जो फ्यूचर के खर्चे हैं या तो वो तीनों साल में से एक साथ माइनस कर दो, और या फिर लास्ट में एवरेज निकाल के माइनस करो, बात सेम आएगी, ठीक है ना। आप 200 200 200 तीनों साल में माइनस करो, या एक बार एवरेज कर लो और उसके बाद माइनस 200 करो, बात सेम आने वाली है, ठीक है। तो मैं कभी भी एक बार में अलग अलग माइनस नहीं करूंगा, मैं लास्ट में एवरेज निकाल के माइनस करूंगा। ये मेरा क्या आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट। बताओ एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये तो सेम आने वाला है 41,000, ठीक है। ये आ रहा है 38,500 और ये आ रहा है 44,000, ठीक है। आपका सिंपल एवरेज ही लगने वाला है, लगाओ सिंपल एवरेज। हाँ जी बताओ कितना आ रहा है, 41,000
38,500 और 44,000, तो ये टोटल आ गया 1,23,500 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 41,667, नहीं सॉरी 167, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसने बोला एक तो आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है, इंश्योरेंस प्रीमियम जाने वाला है। हो सकता है अभी तक हम इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, बट एक्स कह रहा है भाई हम तो कराएंगे, ठीक है। ये पर एनम ही दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा 200 रुपये माइनस करना है, ठीक है। और आप बोलोगे फ्यूचर में एडिशनल एक्सपेंस, फ्यूचर में एडिशनल एक्सपेंस जाएगा, एडिशनल सैलरी जाएगी एक्स के नाम पे, सैलरी जाएगी एक्स का कितनी बेटा 500 रुपये पर मंथ जाने वाली है एक्स को, जबकि पहले कितनी जाती थी 350, तो 150 रुपये का खर्चा बढ़ने वाला है मंथली, मल्टीप्लाई बाय 1200, ठीक है। तो 500 माइनस 350 इंटू 12 दैट इज 1800 रुपये यहाँ से माइनस, क्लियर है। तो आपका जो एफएमपी आने वाला है वो कितना आने वाला है 37 नहीं 39 होगा ना, 39,167, 2000 ही तो माइनस करना है मोटा मोटा, है ना। तो ठीक है पक्का। अब वो कह रहा है गुडविल, तो गुडविल निकाल दो बेटा। गुडविल कितनी है 39,167 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे यहाँ पे क्वेश्चन में 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 78,334, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इसने गुडविल ही पूछी है ना, हाँ गुडविल पूछी, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसमें से ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, बात खत्म, ठीक है। तो ये आपके सीएम में टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था और मैं आगे चल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खत्म मेरे पास सुपर प्रॉफिट, बस ये मुझे 2 क्वेश्चन कराने थे, ठीक है। हाँ एक्स ने अपने आप को एम्प्लॉय कर लिया है वाई की जगह ऑफकोर्स, तो भैया एक्स अपना चार्ज करेगा जो पिछला चार्ज करता था 500 रुपये, तो 150 रुपये का खर्चा बढ़ेगा। हाँ मतलब कुछ नहीं बता रहा तो मैं मानूंगा एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इसी साल से जाना शुरू हो जाएगा। बेटा ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए ना ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपके टेस्ट पेपर के क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं एक बार कैपिटलाइजेशन डिस्कस करता हूँ और फिर आराम से देखता हूँ। हाँ फॉर्मूले लिखवाए थे, एक बार बस वो फॉर्मूले खोल के अपने सामने रख लो और मैं डिस्कस करता हूँ कि वो हैं क्या एक्चुअली, ठीक है, आराम से। चले ठीक है शुरू करूं, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। अब अपने सामने ना वो जो मैंने कल फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट क्लास में उन्हें सामने रखना और मैं ना एक बात समझाऊंगा, पहले वो समझना और फिर आराम से सुनना, ठीक है बेटा। आराम समझना, कोई भी फॉर्मूला आसमान से नहीं टपका है, ठीक है, उसके पीछे पूरा क्या है लॉजिक, और स्पेशली अकाउंट्स में तो लॉजिक है, ठीक है, बाकी का पता नहीं बट अकाउंट्स में तो लॉजिक है। आराम सुनना ध्यान से। अगर मैं कहूँ हमने ना सबसे पहले मेथड कौन सा लगाया, एवरेज। मैंने क्या बोला, जितना मैं कमाता हूँ और ऑन एन एवरेज मल्टीप्लाई बाय इतने सालों तक कमाऊंगा, यही क्या है गुडविल। आपने कहा नहीं सर ये थोड़ा गलत लग रहा है, आपने इसे अपडेट करा, क्या बना दिया सुपर प्रॉफिट। क्या बना दिया सुपर प्रॉफिट। आपने कहा भाई साहब हम जो कमाते हैं वो सारा गुडविल की वजह से नहीं कमाते, उसमें नॉर्मल तो हर कोई कमा रहा है, तो जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ वो अगले कुछ सालों तक कमाऊंगा, ये क्या है गुडविल, ये क्या है गुडविल। अब मैंने कहा मैंने इसे भी अपडेट कर दिया और दिस इज कैपिटलाइजेशन, दिस इज कैपिटलाइजेशन। तो कुछ नया नहीं है, हम हर बार क्या करते चले जा रहे हैं, अपडेट करते चले। अब मैं ना छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना बेटा, आराम से बताना ध्यान से। मैंने कहा अगर मैंने एक बैंक में ना पैसा जमा कराया, बैंक में क्या कराया, इन्वेस्ट कराया अमाउंट, ठीक है, 2 मिनट के लिए छोड़ो उस टॉपिक को, नॉर्मल बात करना। मैंने बैंक में इन्वेस्टमेंट करी है 10 लाख रुपए की, कितने की इन्वेस्ट करी है 10 लाख रुपए की, और बैंक मुझे जो रेट देता है, बैंक जो इंटरेस्ट का रेट देता है, इंटरेस्ट रेट मतलब इनकम का जो रेट देता है वो देता है 9% पर एनम। कितने परसेंट देता है, 9% पर एनम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने इस साल कितनी कमाई करी होगी, दैट मीन्स कितना इंटरेस्ट कमाया होगा, आप बता सकते हो, बोलो कितना, 90,000। कोई बड़ी बात, आपने कैसे निकाला, एक बात बताओ, आपने कहा जो भी आपने इंटरेस्ट इनकम निकाली बोले तो उसका एक फॉर्मूला लगाया आपने, बोलो हाँ है ना, क्या लगाया कि जितनी इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय उस पर रेट डिवाइडेड बाय 100, बोलो हाँ है ना, और नॉर्मल आपने निकाल दिया। अब मैं अगर उल्टा बोलूं, ध्यान समझना, मैं कहूं कि बेटा मैं आपके सामने ये मिसिंग कर दूं, ठीक है,
मैं कहूँ मुझे ये नहीं पता कि कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, मुझे ये नहीं पता कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, बट मुझे ये पता है कि मैंने जो इनकम कमाई है वो इनकम कमाई है, सपोज इस बार मैंने 90,000 की, कितनी कमाई है 90,000 की, या 1,80,000 की, कितनी कमाई है 1,80,000 की। तो आप मुझे बता सकते हो कि मैंने कितना पैसा लगाया होगा? बोलो हाँ या ना। अगर मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की दी और मैंने रेट दिया, तो आपने इनकम निकाल दी। अभी मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इनकम बता रहा हूं और मैं रेट बता रहा हूं, तो आप मुझे बता सकते हो कि मैंने कितना पैसा लगाया होगा? आप कहोगे इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दो, क्या बोलोगे? आप कहोगे भाई जितनी भी आपकी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, डिवाइडेड बाय 100, सॉरी डिवाइडेड बाय रेट और इनटू 100, वो क्या आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट। बोले तो मैंने 1,80,000 कमाया है और बैंक अगर मुझे 9% से देती है तो 9 इंटू 100, तो मेरे पास कितना आ जाएगा इन्वेस्टमेंट? बताओ जल्दी से, कितना आ गया? 20 लाख। बोले तो कितना आ गया? 20 लाख। कोई बड़ी बात है नहीं। अब आप ध्यान से देखो, मैंने यही फॉर्मूला यूज किया है कैपिटलाइजेशन में, यही यूज किया है मैंने। पहला कैपिटलाइजेशन और एवरेज मैंने क्या किया, आराम से देखना। मैंने कहा गुडविल निकालने का तरीका क्या है, आप जो भी ऑन एन एवरेज कमाते हो, क्लियर, आराम से सुनना बच्चे, जो भी आप कमाते हो, मैं कमाता हूं बिजनेस में 10 लाख, मैं बिजनेस में कितना कमाता हूं? 10 लाख। अगर मेरे बराबर की इनकम एक नॉर्मल बंदा कमाना चाहे जिसका नाम नहीं है, क्लियर है? देखो ना, मैंने कहा मेरी इनकम, मैं कमाता हूं 10 लाख सपोज, और मैं अगर नॉर्मल रेट से कमाना चाहूं, तो मुझे नॉर्मल रेट से अगर मैं कमाना चाहूं तो मुझे कहीं ना कहीं, सपोज अगर मैं बोलूं तो मैं 10 लाख कमाता हूं, कितना कमाता हूं? 10 लाख। और मैंने कहा नॉर्मल रेट चल रहा है 10%, नॉर्मल रेट कितना चल रहा है? 10%। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कमा रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं, मतलब मेरी इनकम कमाने के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1 करोड़। बोलो हाँ है ना। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? दैट इज एफएमपी डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो इतना पैसा कमा रहा हूं जो मैं, अगर ये नॉर्मल रेट से कमाऊं तो मुझे 1 करोड़ लगाना पड़ेगा, जबकि मैंने एक्चुअल में कितना लगा रखा है? जबकि मैंने एक्चुअल में लगा रखा है सपोज 70 लाख, सिर्फ मैंने कितना लगा रखा है? 70 लाख। तो ये बताओ 1 करोड़ मुझे लगाता तब मुझे कितनी मिलती? 10 लाख की इनकम। मैं लगा के कितना बैठा हूं? सिर्फ 70 लाख। तो 30 लाख जो मैंने नहीं लगाया और मैं कमा रहा हूं, वो किस वजह से कमा रहा हूं? ब्रांड, दैट इज गुडविल, दैट इज गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोलता है? कहता है भाई साहब छोड़ो नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्या फालतू की बात कर रहे हो कि साल खरीद लिए, क्या खरीद लिए, क्लियर है? वो कहता है आप ये बताओ कितना कमाते हो? मैंने कहा मैं 10 लाख कमाता हूं। कहता अगर आपकी कमाई एक नॉर्मल बंदा कमाए तो उसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में? दैट इज 1 करोड़, क्लियर है? और आप बता दो कितना लगा के बैठे हो? मैंने कहा मैं तो 70 लगा के बैठा हूं। तो इसका मतलब 30 लाख जो आपने नहीं लगाया फिर भी कमा रहे हो, वो किस वजह से कमा रहे हो? गुडविल। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है, दैट इज अपडेटेड। इवन मैं बोलूं तो हम कंपनीज में यही यूज करते हैं, कैपिटलाइजेशन ही यूज करते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेकार है बेटा, ये तो जजमेंट हो गया ना। आप बोल दो 10 साल की नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 10 साल की गुडविल आ गई, गुडविल वैल्यू बढ़ जाएगी। बट ये क्या है? बेस्ट है जहां पर आप क्या कर रहे हो? एनआरआर को यूज कर रहे हो, क्लियर है? आराम से। अगर मैं बोलूं तो इसका दूसरा मेथड भी है, क्या है? सुपर प्रॉफिट। वो कुछ नहीं है, वो इसी की डेरिवेशन है, इसी की डेरिवेशन। अगर मैं प्रूव कराऊं तो ध्यान से देखना। आपका फॉर्मूला क्या था गुडविल निकालने का? वो जल्दी बोलो। आपने कहा एफएमपी डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप सॉल्व करना, मैं इसे एलसीएम लेता हूं। अगर एनआरआर एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा? एफएमपी, ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। बोलो हाँ है ना। और एफएमपी नॉर्मल और कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, आप इसे क्या बोलते हो? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हो? नॉर्मल प्रॉफिट। और डिवाइडेड बाय एनआरआर, डिवाइडेड बाय एनआरआर। और एफएमपी में से नॉर्मल हटा दो तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो अल्टीमेट वो तो सिर्फ डेरिवेशन है, वो तो सिर्फ क्या है? उसकी डेरिवेशन है। इसीलिए चाहे एवरेज से निकालो चाहे सुपर प्रॉफिट से निकालो, कैपिटलाइजेशन में आंसर क्या आने वाला है? दोनों में सेम आने वाला है। बट एक चीज बताना, काम खत्म, ये काम खत्म। अब एक बात बताओ, मुझे सिखाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बात बताऊं, फॉर्मूले में एफएमपी सिखा चुका हूं, एनआरआर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपने ऑलरेडी एवरेज सुपर प्रॉफिट में निकालना सीखा है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। इसमें सिर्फ क्या लगाना है? फॉर्मूला। बट आप मुझे आराम से बताना, अगर मैं बोलूं गुडविल की वैल्यूएशन, आराम से बताना गुडविल की वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन से सेम आने वाली है, अलग अलग आने वाली है? सेम आने वाली है, अलग अलग? द आंसर इज अलग अलग। सेम कैसे आएगी बेटा? तीनों अपडेट होते जा रहे हैं। एक बात बताओ, आपने एवरेज में क्या उठाया? टोटल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या उठाया? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन में क्या करा? नंबर ऑफ ईयर परचेज को इग्नोर ही मार दिया। तो ऑफ कोर्स तीनों में क्या आने वाली है? अलग अलग वैल्यू आने वाली है। और हाँ, लेकिन कैपिटलाइजेशन में चाहे आप एवरेज लगा लो चाहे सुपर लगा लो, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको कौन सा कब लगाना है। वैसे तो क्वेश्चन बता देगा, और अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा तो आराम से सुनना, ठीक है? एक चार्ट पहले मैं लिख रहा हूं, फिर आराम से सुनना, ठीक है? आप कहोगे, अगर देखो ध्यान से, सिचुएशंस, सिचुएशन लिखना बाद में, पहले देखना सिचुएशन। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको
सिंपल बोलूँ कि ऐसे लिखूँ, एक सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, अगर आपको बच्चे गिवन है, अगर आपको क्या है गिवन है, या फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन नहीं है। बेटा अगर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है तो सीधा आप क्या लगाओगे, जल्दी बोलो कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड, क्या लगाओगे आप, कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन में चाहे एवरेज लगाओ चाहे सुपर लगाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स कैपिटलाइजेशन मेथड। और अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है तो आप मुझसे दो चीजें फिर पूछोगे, क्या कि सर क्या आपको एनआरआर दिया है, एनआरआर गिवन है। अगर आंसर इज यस, एनआरआर गिवन है, तो आप क्या लगाओगे, सुपर प्रॉफिट, क्या लगाओगे, सुपर प्रॉफिट। और अगर एनआरआर भी गिवन नहीं है, एनआरआर नॉट गिवन, तो फिर आप क्या लगाओगे, एवरेज, फिर क्या लगाओगे आप, एवरेज, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं क्वेश्चन में तो आप क्या लगाओगे, एवरेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज और एनआरआर दिए तो आप क्या लगा दोगे, सुपर प्रॉफिट। और एनआरआर दिया बट नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिए तो क्या लगा दोगे, कैपिटलाइजेशन। बाकी क्वेश्चन अगर बोल रहा है तो वो यूज करेंगे, पक्की बात है, नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है, इसको नोट, ठीक है। और याद रखना तीनों मेथड से आंसर अलग अलग आने वाला है। कैपिटलाइजेशन के अंदर दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी कैपिटलाइजेशन पे, आप आराम से पहले से नोट करो। क्या करोगे डेरिवेशन का, प्रतीक यार एसी चल रहा है यार, ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, पता नहीं कौन से चल रहे हैं, शायद वो चल रहे हैं पीछे पीछे कहीं, समझ ही नहीं आ रहा कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं। गर्मी हो रही है यहाँ पे। हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, वैसे 18 कर लो, ठीक है, 42 फिर करते रहना अपने आप ही, कोई दिक्कत वाली बात। डन है बच्चों, हो गया, फोटो ले ले इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखना आराम से, ठीक है, और फिर करना। क्या करा है तूने, हाँ जी, हाँ अभी करके दिखाता हूँ मैं, दोनों में सेम आ जाएगा, ठीक है बेटा। आंसर नंबर सुनना, आंसर नंबर 18, ठीक है, आंसर नंबर 18 आराम सुनना, ठीक है। प्रीति ये वाला चला दे, ये वाला वो नहीं चल रहा तो ये चला, ठीक है। वैसे आप 42 भी कर सकते हो, सेम है वो, लास्ट के मिसलिनियस क्वेश्चंस में मैं पहले करा देता हूँ वो वाला, ठीक है, दोनों में डेटा सेम है, बस आप ये वाला कर लो मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आराम से देखना, इधर इधर देखो जल्दी से, हाँ पहले उधर देख लो, इसी चलना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। कह रहा है फाइंड आउट द गुडविल ऑफ कंपनी बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड, ठीक है, चाहे आप एवरेज से निकालो चाहे सुपर से निकालो, आंसर क्या आने वाला है, सेम। आराम से देखना, अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 30 लाख, एनआरआर कितना है 10%, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है 4 लाख। मैं ऐसे ही बोलूँ बेटा, सॉल्व नहीं ना करूँ, मैं ऐसे ही काम करूँ, ऐसे ही देखो, मैं ऑन एन एवरेज कंपनी में कितना कमाता हूँ 4 लाख, ठीक है, और नॉर्मल लोग कितना कमा रहे हैं 10% से कमा रहे हैं। तो ये बताओ अगर 4 लाख कमाने के लिए 10% से अगर लोग कमा रहे हैं तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10%, इधर देख लो भाई, उधर मत देखो नालायकों, हाँ ठीक है, वो काम तुम्हारा नहीं है तो तुम ही लगा लो एसी, ठीक है। कह रहा हमें भी तो सीखना है सर, क्या पता कल को यही तो काम करना है ना नालायक। हाँ जी, इधर देखो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है 4 लाख, कितना है 4 लाख, और आपका नॉर्मल रेट कितना है 10%। तो मैं कहता है एफएमपी डिवाइडेड बाय एनआरआर, क्लियर, मेरे बराबर कमाना होता तो आप कितना कमाते, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10%, इसका मतलब आपको कितना लगाना पड़ता, 40 लाख, बोला है ना, 40 लाख का 10% ही तो कितना आएगा 4 लाख, 40 लाख लगाना पड़ता, जबकि मैं कितना लगा के बैठा हूं 30 लाख, कितना लगा के बैठा हूं 30 लाख, तो जो 10 लाख मैंने कम लगाया, दिस इज गुडविल। बात समझ आ गई, नॉर्मल है। अब इसको ना एक बार लिख लेते हैं और मैं दोनों से करा देता हूँ, सुपर से भी करा देता हूँ, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला, ठीक है। देखो आप कहोगे गुडविल इज इक्वल टू
जो भी आपका FMP है डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। बेटा 100 अपने आप ही परसेंटेज में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको 100 अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना है। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं कहूँगा सर सीधी सीधी बात है, हम लोगों ने कमाया है 4 लाख, डिवाइडेड बाय NRR कितना है अपने पास 10%, ठीक है, और माइनस ₹30 लाख लगा रखा है बिजनेस में, ठीक है। अब 100 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने नीचे परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे 40 लाख बिजनेस में लगा हुआ है, माइनस 30 लाख हमने लगाया हुआ है। तो आपने जो कम लगाया वो लगाया 10 लाख, एंड दिस इज गुडविल फॉर दी कंपनी। सर ये तो आपने करा एवरेज से, अगर सुपर से करते तो ये आपको नहीं करना, मैं जस्ट एक्स्ट्रा करा रहा हूँ सेवा, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं गुडविल करता सुपर से तो फॉर्मूला क्या होता, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, उसमें कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप कहते हैं सर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इधर निकाल देते हैं सुपर प्रॉफिट। बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता, FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, FMP माइनस नॉर्मल। FMP मुझे क्वेश्चन में दिया 4 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट कहता है जितना मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख, उसका 10%, 30 लाख का 10% कितना हो जाता 3 लाख। तो 4 लाख मैं कमा रहा हूँ और लोग मेरे, मतलब अगर नॉर्मल कमाते तो 3 लाख कमाते मेरे पैसे पे, क्लियर है। तो 1 लाख मैं उनसे एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, 1 लाख मैं उनसे एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, और 1 लाख जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ अगर इसे 10% से करूँ तो मैं दैट मीन्स कितना पैसा लगा के बैठा हूँ, 10 लाख मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। और दिस इज अगेन क्या है, गुडविल। सेम ही वैल्यू आएगी चाहे आप FMP एवरेज से निकालो या सुपर प्रॉफिट से, ठीक है। हाँ दोनों अल्टीमेट वो ड्राइव ही एक ही फॉर्मूले से हुए हैं, ठीक है। अब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ इस एस की, आखिरी बातें कर लेता हूँ, ठीक है, खत्म। हाँ बस इस एस खत्म, यही चैप्टर है इतने में, ठीक है। वैल्यूएशन में अभी और भी बाकी है, शेयर और बिजनेस बाकी है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल खत्म है, ठीक है। शुरू करें, हाँ नोट करो इसे जल्दी से। मतलब अगर आपको ऑफ कोर्स ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तो आप क्लोजिंग उठाओगे ना, क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट डेट पे निकालोगे। आपको पता है ये गुडविल टॉपिक, गुडविल वैल्यूएशन, ये CA फाइनल का टॉपिक है, और वहां पे इसका क्वेश्चन पता है कितने मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स का, ठीक है। यही क्वेश्चन नहीं आता, बस अंतर यही है, ठीक है। हाँ इसमें बहुत कुछ करना है, इसमें अभी बहुत कुछ करना है, मतलब पॉइंट्स अभी जो मैंने कर गया ना बस वो तो ऐसे लाइक बेसिक से डिस्कस करके चला गया मैं, ठीक है। ये FMP जो है ना ये बवाल है, ठीक है, ये कंपनी के लिए बवाल है। ये FMP ऐसे नहीं निकलता, ये बहुत निकलता है। ये NRR वगैरह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब निकालना पड़ता है, ये सब क्या करते हैं NRR वगैरह सब निकलता है, तो एक एक चीज़ निकलती है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है एक एक चीज़, तो बहुत कुछ काम होता है। लेकिन वही है अपने लिए अभी क्या है, जस्ट MCQ बन के चला गया कहीं ना कहीं। हाँ शायद आपके में भी तो वैल्यूएशन है, प्रोफेशनल में है ना वैल्यूएशन, वहाँ पे आप पढ़ोगे इनके बारे में। कह रहे सर हम पढ़ेंगे नहीं, हम छोड़ देंगे ऑप्शनल में, ठीक है। हाँ ऐसी बात चल रही थी मेरे से ना नीतीश सर से परसों नरसों की, कब मीटिंग हुई थी मेरी, सैटरडे मीटिंग हुई थी उनके साथ, तो वो ऐसे कह रहे थे कि ये चैप्टर भी है, बताओ ये भी पढ़ाना है ठीक है, तो ऐसी बात चल रही थी। चलें आगे चलें, ठीक है, ध्यान सुनना। अब मुझको ना आखिरी बात करनी है, आराम से, छोटा डिस्कशन है बट ये है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है, और सुनने का ही काम है आपका, और प्लीज़ ध्यान सुनना, क्योंकि सुनने में ना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई थ्योरी है, बहुत प्रैक्टिकल बात है और बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। आराम से, मैंने ना अभी तक जो आपके सामने बात करी है वो किसके बारे में बात करी, गुडविल, किसके बारे में बात करिए, गुडविल। बट मैं अब गुडविल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ भैया गुडविल के अलावा भी तो इंटेंजिबल एसेट होती है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इनकी बात तो कौन करेगा भाई, गुडविल तो अपने आप इंटरनली जनरेट हो जाती है, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ तो गुडविल तो अपने आप जनरेट होती है, पर कॉपीराइट आसमान से थोड़ी ना टपकता है। एक बात बताओ, मैंने अगर अपना पेटेंट कराया है, कोई अपना कोई फॉर्मूला कॉपीराइट कराया है, या कोई म्यूजिक अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट कॉपीराइट कराई है, तो ये अपने आप थोड़ी ना टपकी होगी, ये मेरे एफर्ट से बनी होगी, क्लियर है। अब जनरली क्या होता है, कंपनीज फॉर्मूलोस की होती है, ट्रेडमार्क्स, लोगो वगैरह की क्या करा लेते हैं, कॉपीराइट करा लेते हैं या ट्रेडमार्क करा लेते हैं। पॉइंट इज अब उनकी वैल्यूएशन कैसे होगी, आराम समझना, ध्यान समझना। आप जब भी अदर इंटेंजिबल एसेट की बात करते हो, बोले तो गुडविल के अलावा जो भी अदर इंटेंजिबल एसेट है, फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई फॉर्मूले की बात कर रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो हमारा एएस क्या बोलता है कि जब भी आप कोई इंटेंजिबल एसेट बनाते हो, ऑफ कोर्स देखो कोई भी चीज़ इंटेंजिबल एसेट, स्पेशली इंटेंजिबल एसेट अपने आप नहीं बनती है, वो ओरिजिनेट होती है,
वो क्या होती हैं, पहले ओरिजिनेट होती है, फिर वहां से ट्रांसफर टू ट्रांसफर चलता है। जैसे मैंने बोला कोई सॉफ्टवेयर तो पहली बार तो किसी ने बनाया होगा ना, पहली बार तो किसी ने डेवलप किया होगा, उसके बाद उसकी कॉपियां या उसकी सीरीज बनती चली जा रही है। बट पॉइंट इज जो वो पहली बार आया होगा तो उसको कैसे करना होगा, तो वो कहता है भाई साहब जब भी कोई इंटेंजिबल एसेट होती है ना तो वो दो फेसेस से गुजरती है। तो कितने फेज से गुजरती है, दो। एक होता है उसका रिसर्च फेज, एक क्या होता है, रिसर्च फेज, ठीक है, और एक होता है डेवलपमेंट फेज। एक क्या होता है, डेवलपमेंट फेज। एक जब उस पर क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है, और एक जब अब उसे बनाया जा रहा है। अभी मैं बात करूंगा कब मानेंगे रिसर्च और कब मानेंगे डेवलपमेंट। मेरा एएस कहता है कि अगर आप कोई भी इंटेंजिबल एसेट आप बना रहे हो अदर देन गुडविल, क्योंकि गुडविल आप बनाते नहीं हो, गुडविल अपने आप बनती है, गुडविल अपने आप बनती है, गुडविल बनाते नहीं हो। मैं कोई कॉपीराइट की बात कर रहा हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, कोई मैं पेटेंट की बात कर रहा हूँ, कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ, लाइसेंस वगैरह, तो आपको कहता है बनाया जाता है, पहले वो करा जाता है, रिसर्च फेज से गुजरता है, ठीक है, और फिर एक बार ऐसा टाइम आता है जब वो रिसर्च फेज उसका खत्म हो जाता है, फिर वहां से वो क्या शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट फेज। मेरा एएस कहता है कि आपने अगर इसके रिसर्च फेज में कुछ भी खर्चा किया, कोई भी एक्सपेंडिचर किया, कोई भी एक्सपेंडिचर किया, तो हम उसे मानेंगे दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट, मतलब उसे क्या मानेंगे, खर्चा। क्या मानेंगे, खर्चा, क्योंकि जब वो अभी रिसर्च चल रहा है इसका मतलब अभी वो आया नहीं है, जस्ट उस पर भी काम चल रहा है, तो भैया उस खर्चे को आप खर्चा ही ट्रीट करोगे, दैट्स इट। लेकिन एक बार वो डेवलपमेंट फेज में शुरू हो गया, एक बार वो डेवलपमेंट फेज में शुरू हो गया, तो उस पर जो भी खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, आप उसे ट्रीट करोगे एज अ इंटेंजिबल एसेट, एज अ इंटेंजिबल एसेट। अब बड़ा लफड़ा बात कर दिया, ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कोई भी अभी मैं इसके अंदर जाने वाला हूं, अभी मैं ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूं। क्या बोला मैंने, आराम सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा आप कोई भी इंटेंजिबल एसेट डेवलप कर रहे हो, मतलब बना रहे हो, तो वो ना जनरली दो फेजेस से गुजरती है एज पर AS 26। पहला कहता है रिसर्च फेज, और फिर आता है डेवलपमेंट फेज। कहता है जब तक आपका रिसर्च फेज चल रहा है तब तक आप उस पर 1 रुपए भी खर्च कर रहे हो, वो सब खर्चा है, वो सब क्या है, खर्चा है। कहां जाएगा, पीएनएल में, क्लियर है। लेकिन जिस दिन डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया, उसका 1 रुपए का खर्चे का भी आप हिसाब रखोगे, और उसको आप बोलोगे जब वो बन के तैयार हो जाएगा तब बोलोगे इतने की इंटेंजिबल एसेट है। जैसे मैं बोलता हूं ना मेरे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, तो वो कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, जितना उस पर डेवलपमेंट फेज में खर्चा हुआ है, क्लियर है। अब नाउ पॉइंट इज डेवलपमेंट फेज कब शुरू होगा, कहता है भैया एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा जब आप मानोगे कि वो डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया। अब एक बात बताओ, जैसे मैं अभी बोलूं कि भैया अभी अपने पास क्या आया था, कोरोना आया था, है ना, फिर दोबारा से आ रहा हरामखोर, ठीक है, इसकी शांति नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसा चल तो रहा है न्यूज में। वैसे मैंने भी ज्यादा कुछ देखा नहीं, देखना भी मत, हाँ तुम देखना भी मत, वरना तुम दुआएं मनाने लगोगे, पेपर पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, क्लियर है, क्योंकि बेटा चीजें बेकार होती हैं, जितना आप पोस्टपोन करोगे ना लाइफ उतनी आगे नहीं बढ़ती, वो पीछे चली जाती है, ठीक है। तो जितनी चीजें आपने टाइम पे निकलती जाए वो बहुत बेस्ट होती हैं, ठीक है। खामखा जितना पोस्टपोन होता है वो कभी पोस्टपोन नहीं होता, आपकी एज तो उतनी रहेगी ना, वो खामखा चीजें बढ़ती चली जाएंगी, क्लियर है। तो कभी मत सोचना पोस्टपोन चीजों करने के लिए, ठीक है। अब इधर आओ ध्यान से, मैंने कहा सर कोरोना आया, क्लियर है। अब उस टाइम पे ना एक रेस लगी हुई थी, अगर आप नोटिस करो, वैक्सीन की, किसकी लगी थी, रेस लगी थी वैक्सीन की, और हर फार्मा कंपनी कहीं ना कहीं लगी पड़ी थी वैक्सीन बनाने में, क्लियर है। और मुझे बताओ, ऑफकोर्स आई वैक्सीन आई, कोवैक्सीन आई, कोविशील्ड आई, और भी बहुत सारी 2-3, फिर तो बहुत सारी लाइन ही लगी वैक्सीन के आने की, क्लियर है। बट पॉइंट इज, आपको क्या लगता है कोवैक्सीन या कोविशील्ड जब आई तो क्या हुआ होगा, इसका पहले तो शुरुआत हुई होगी ना, पहले तो कंपनीज ने, जो फार्मा कंपनीज होगी उन्होंने क्या करा होगा, रिसर्च करा होगा कि भैया इस बीमारी का इलाज क्या है। आपको पता ना कई महीने तो इसी बात पे निकल गए कि भैया पता ही नहीं चल रहा इस बीमारी का इलाज क्या है, सिर्फ प्रिकॉशन लिए जा रहे थे कि ऐसे मत करो, ऐसे रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो, ये करो। बट अब पॉइंट इज बीमारी का इलाज नहीं। अगर मैं बात करूं कैंसर का इलाज आज भी नहीं है शायद, है ना, नहीं है ना अभी तक कैंसर का इलाज, ठीक है। थर्ड स्टेज कैंसर हो तो भैया आप फिर कुछ नहीं है, फिर तो आप भगवान भरोसे हो, दैट्स इट, क्लियर है, कोई इलाज नहीं है। तो बहुत सारी बीमारी अभी भी है जिनका इलाज नहीं है, तो इलाज तो ढूंढना जा रहा है, इलाज तो ढूंढना जा रहा है। अब पॉइंट इज वो कहां चल रहा है, रिसर्च फेज में चल रही है, कहां चल रही है, रिसर्च फेज में। अब पॉइंट इज कब माना जाएगा कि भैया कोविशील्ड बन के रेडी हो रही है या कोविशील्ड पे वर्क हो रहा है, दैट इज वो डेवलपमेंट फेज पे आ रही है। तो मेरा यस कहता है 5 चीजें, कितनी चीजें, 5 चीजें। कहता है ये 5 कंडीशन अगर आपकी पूरी हो जाती हैं तो आप बोलोगे आपका रिसर्च फेज खत्म और आपका डेवलपमेंट फेज शुरू। कब, जब ये 5 कंडीशन एक साथ पूरी हो जाती हैं। क्या हो जाती है, एक साथ। आराम सुनना, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ बेटा, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हो, ठीक है। कोवैक्सीन तो बहुत पुरानी कहानी है, अगर मैं अभी बात करूं, अभी लेटेस्ट में भी चल रहा है, ठीक है, अभी लेटेस्ट में चल रहा है, आपको पता हो ना पता हो, ठीक है, अभी चल रहा है। जैसे आपको पता है पेट्रोल खत्म होने वाला है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड खत्म होने वाला है, 42 43 ईयर्स का पेट्रोल है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको पेट्रोल नजर नहीं आएगा। तो कंपनीज क्या कर रही हैं, बेसिकली वर्क किस पे कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कर रही हैं। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी प्रॉब्लम है सर,
आप आज इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो कल को कोयला भी तो खत्म हो रहा है। दिक्कत ये है ना, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होने जा रहे हो, आप सोचो अपना एक रिसोर्सेज का पूरा यूज खत्म करके दूसरे रिसोर्स पे डाल दोगे तो वो रिसोर्स भी तो खत्म हो जाएगा। दिक्कत तो यही है, हम अब उस स्टेज में आ चुके हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने शुरू हो रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि हमें ना बचपन से पढ़ा है कि भैया नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, तो आज लिमिटेड खत्म होने ना, तो अब आपको एक सॉलिड सोल्यूशन चाहिए। अब आपको ये नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी चला देंगे बात खत्म, नहीं सर, ये भी टेम्परेरी है। ये भी क्या है? टेम्परेरी। सॉलिड पता है क्या है? सॉलिड है सोलर। सॉलिड क्या है? सोलर। भाई आप गाड़ियां रोड पे दौड़ाते हो और आपको पता है इन्वायरमेंट कितना गर्म है, तो क्यों नहीं यूज कर रहे हो उसकी सनलाइट्स को? क्लियर है? कंपनीज वर्क करना शुरू कर दी हैं, वो कह रही हैं भैया इलेक्ट्रिक्स तो एक टाइम पे ये भी खत्म होने वाली हैं, इससे बेटर ऑप्शन है कि सोलर यूज करो। ठीक है? अब गाड़ी की जो ऊपर वाली लेयर है, अगर आप उसे सोलर रेडी कर दो तो कहीं ना कहीं गाड़ी चार्ज होगी दस्ते में चलते हुए, और अगर चार्ज होगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? वर्क करेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि फुल्ली डिपेंडेंट उस पर कर दो, बट एटलीस्ट कुछ तो कर दो, ताकि अगर चलो धूप नहीं आई या सर्दी का टाइम है तो कम से कम तब इलेक्ट्रिक यूज हो जाए, तब पेट्रोल यूज हो जाए, लेकिन बाकी टाइम तो आप सोलर पे चला सको। बट उसमें दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है। सोलर पे अगर आप यूज करते हो तो सोलर सिस्टम को लेके आप सर पे लेके नहीं घूम सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है? कभी भी आंख पकड़ लग सकता है, कभी भी शॉकेट हो सकती है। एक बात सोचो, आप पूरी फैमिली लेके गाड़ी लेके चल रहे हो, ऊपर सोलर लगा हुआ है, नहीं सर बहुत ज्यादा रिस्क है। क्लियर है? वरना अभी तक तो ये काम हो चुका होता। ठीक है? अगर आप जाओ तो आजकल आज की डेट में बहुत सारे, इवन राजस्थान वगैरह में जाओ या कहीं भी जाओ, वहां पे तो ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम लग चुके हैं, हर जगह लगे हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि सर उनको क्यों नहीं अडॉप्ट किया जा रहा है यहाँ पर? रीजन इज रिस्की है। रीजन क्या है? रिस्की है। अब पॉइंट इज रिसर्च चल रही है। रिसर्च क्या कर रही है? चल रही है। अब मैं कहूंगा कब मानूंगा कि ये रिसर्च खत्म होगी? मेरा यस कहता है कब मानोगे रिसर्च खत्म होगी? कहता है 5 कंडीशन। मैं आराम से एक एक कंडीशन बता रहा हूँ, बहुत लॉजिक कंडीशन है। सबसे पहले कहता है कि भैया सबसे पहली कंडीशन है, जो आप प्लान कर रहे हो ये बताओ क्या ये टेक्निकल फिजिबल है या नहीं है। मतलब आप जो बोल रहे हो कि भैया हम सोलर पे गाड़ी चलाएंगे, क्या ये टेक्निकली फिजिबल पॉसिबल है भी या नहीं है? ठीक है? क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आंसर इज यस, हो तो सकता है। आंसर इज यस, हो तो सकता है। अगर मैं कहूं कि भैया गाड़ी, कई आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, अगर जैसे पुरानी एक आई थी ना फालतू की मूवी आने लगी थी, ठीक है, या टर्मिनेटर वगैरह टाइप की मूवी देखी होंगी, तो उसमें गाड़ियां उड़ रही थी। ठीक है? वो इन फ्यूचर दिखा रहे थे, वो फ्यूचर दिखा रहे थे। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मैं कहूं कि भैया मैं ऐसा करता हूं, ये पंगा ही खत्म करता हूं, सीधा गाड़ी उड़ाता हूं, है ना? तो देखो उड़ने को तो उड़ सकती है, जब एरोप्लेन उड़ सकता है तो गाड़ी भी उड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतना बड़ा एरोप्लेन उड़ा दिया तो गाड़ी तो बहुत छोटी चीज है, उड़ने को तो उड़ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पॉइंट इज, अगर मैं अभी देखूं तो मुझे अभी तो टेक्निकल फिजिबिलिटी नजर नहीं आती कि भैया गाड़ी में पंखा लगा के घूम रहे हैं। ठीक है? ऑफ कोर्स मुश्किल है। क्लियर है? आपने कहा बेकार, मैंने कहा नहीं, लेकिन सोलर सिस्टम मेरे लिए पॉसिबल है। सोलर सिस्टम पॉसिबल है, ठीक है, एक कंडीशन पूरी, टेक्निकल फिजिबल। मैंने कहा ठीक है। दूसरा आपने कहा सर मैं ये चीज बनाने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको पता है एक बहुत सारी चीजें इंडिया में इंपोर्ट करना रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है? अगर आप बहुत सारे, दैट इज बहुत सारी वीट वगैरह अगर आप सुनो तो वो क्या है, लाइक रिस्ट्रिक्टेड है, और वो कई सारी मेडिसिन में यूज होती है। ठीक है? मतलब लाइक अगर मैं बोलूँ तो जैसे पिग का जो मीट होती है वो कुछ समथिंग कुछ मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है? और उसको बिल्कुल अलाउ नहीं है इंडिया में, बिल्कुल अलाउ नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो बहुत ही मतलब लाइक कैंसर वैंसर की मेडिसिन में यूज होता है। बहुत कम मैंने सुना है, बस इतना सुना है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है वो। ठीक है? बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अब पॉइंट ये है कि भैया मेरी कंपनी भी बनाना चाहती है उसका सब्स्टिट्यूट। क्लियर है? तो बनाने को तो बनाओ भाई, वो मेडिसिन जो बना रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शन के साथ गवर्नमेंट बना रही है, वो 1000 रुपए से नीचे की नहीं है, पर मेरी कंपनी चाहती है कि मैं भी बना दूं 600 रुपए में, तो मैं उसको ऑल्टरनेट निकाल दूंगा मार्केट में। क्लियर है? बट मुझे टेक्निकल फिजिबल है, बन तो सकता है, फॉर्मूला मेरे पास भी है, फॉर्मूला तो मेरे पास भी है, पर पॉइंट ये है कि वो जो नेचुरल रिसोर्स, वो जो रिसोर्सेज चाहिए ना, वो मेरे पास नहीं है। क्लियर ना? मतलब टेक्निकल फिजिबल ठीक है, बट क्या उसको बनाने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं? सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे या हो सकते हैं? एक बात बताओ भैया, मुझे गाड़ी बनाने के लिए मैन पावर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, क्या ये सारी चीजें अवेलेबल हैं? द आंसर इज यस। तो बात आगे बढ़ेगी। और मैंने कहा ठीक है, नहीं मैं वो मेडिसिन बनाना चाहता हूं, बट वो जो रॉ मटेरियल उसमें जो मेन कंपोनेंट है ना, वो मुझे इंपोर्ट नहीं बनने देंगे, इंडिया में मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो भैया टेक्निकल फिजिबिलिटी का क्या करना जब आप उसे बना ही नहीं सकते? बात समझ आ रही है? आप टेक्निकल फिजिबल कह रहे हो, बन तो सकता है, बट उसके लिए वो मटेरियल चाहिए, और वो मटेरियल इंडिया में आएगा नहीं, वो मटेरियल इंडिया में आएगा नहीं। तो भाई या तो इंडिया के बाहर बनाओ,
ठीक है, या तो इंडिया के बाहर बनाओ। और अगर कहोगे नहीं इंडिया में बना रहे हो तो इंडिया में तो बन ही नहीं सकता क्योंकि रिसोर्स उसका अवेलेबल है ही नहीं। या मैं कहूँ कि भैया मुझे टेक्निकल फिजिबिलिटी में मुझे चाहिए सोलर सिस्टम वाली गाड़ी, ठीक है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो मुझे मैन पावर चाहिए वो फॉरेन चाहिए, इंडियन मैन पावर नहीं बना पाएगी। क्लियर है, उसमें रिस्क है। क्लियर है, टाटा ने नैनो तैयार करी, ठीक है, बट नैनो क्यों फ्लॉप हो गई? एक तो रीजन है उसका उसकी शेप एंड साइज, ठीक है, वो गाड़ी नहीं वो डब्बा ज्यादा लगने लगी, ठीक है, और दूसरी चीज वो चलती चलती में कई बार ब्लास्ट हुई, ठीक है, आग पकड़ा उसने कई बार। एक ऐसा ऐसा हुआ स्टार्टिंग में तो हुआ था। अच्छा, ठीक है, नहीं दम तो है ही नहीं, वो तो एक्चुअली मतलब लिटरली उसकी मतलब हाँ मतलब वो तो चीज है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ सुनो, अब डिबेट कर लेते हैं इसी पे, ठीक है। हाँ मतलब मेन आगे पॉइंट इज कि रिसोर्सेज आपका अवेलेबल होना चाहिए। तीसरी चीज मैंने कहा भाई टेक्निकल फिजिबल भी है, मैंने कहा वो जो सोलर गाड़ी बनानी है उसके लिए अपने पास स्किल्ड एम्प्लॉयज वगैरह भी आ जाएंगे, पैसा भी है, सब कुछ है। क्लियर है, बट पॉइंट इज तीसरा पॉइंट, ठीक है, आप ये बैठ के ना सिर्फ रिसर्च कर रहे हो, ये बैठ के क्या कर रहे हो? रिसर्च। अब नाउ आपका मैनेजमेंट, सपोज आप मैनेजमेंट हो, मैं अगर कंपनी का ओनर हूँ, तो आप मुझे कहीं ना कहीं आप बता रहे हो कि हाँ सर ये पॉसिबल है, रिसोर्सेज भी यहाँ से अरेंज हो जाएंगे, पैसा इतना चाहिए, फंडिंग इतनी चाहिए, फंडिंग भी मिल जाएगी। बट पॉइंट इज मैंने कहा यार कौन लफड़े में पड़ेगा, छोड़ो ना, दिस मैनेजमेंट इंटेंशन ही नहीं है। मैनेजमेंट सिर्फ रिसर्च करा रही थी कि भैया कंपनीज का एक सर्वे करा रही थी, दैट्स इट। क्लियर है, तो एक बात बताओ, अगर आपका सर्वे हो रहा था, आपको बनाने का इंटेंशन है ही नहीं, तो आप वो क्या बोलोगे डेवलपमेंट? आप बनाए हुए नहीं। दैट मीन्स तीसरी कंडीशन क्या है कि मैनेजमेंट की क्या होनी चाहिए? इंटेंशन होनी चाहिए कि वो इस इंटेंशन को क्या करेंगे, वो इसे बनाएंगे और आगे बेचेंगे। क्लियर है, कितनी कंडीशन बोल दी मैंने, जल्दी बोलो। 3। पहला टेक्निकल फिजिबिलिटी, बेटे तीनों ये 5 कंडीशन आई हैं लिखी हुई एग्जाम में, ठीक है, कि इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है, इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है, जल्दी बताओ? टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास ऑल रिसोर्सेज, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल हो, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। तीसरा, आपके मैनेजमेंट की इंटेंशन होनी चाहिए उसको मैन्युफैक्चर करना या क्रिएट करना। चौथा, आप बना तो लोगे, मैंने कहा रिसोर्सेज भी हैं, टेक्निकल बन भी जाएगा, मैनेजमेंट भी चाहता है बना के, बट आप बना के बेचोगे कहां सर? मार्केटिंग नहीं है। टेस्ला वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट इंडिया में ला रहे थे ना, क्या हुआ? नहीं ला पाए अभी तो। क्यों? क्योंकि बना तो दोगे पर बेचोगे कहां? यहाँ के रोड ही नहीं चलेंगे उसके अकॉर्डिंगली। क्लियर है, तो उन्होंने फिर प्रोजेक्ट टाल दिया कि भैया पहले यहाँ के रोड के हिसाब से काम करो। क्लियर है, फिर उसका भाई आप यहाँ बाइक वाले बाइक नहीं चलाते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे वो मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ना कुछ दिन पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले की बात है, अभी ना वहाँ पे एक ये मुंबई एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, पूरा काम चल रहा है, तो ट्रैफिक बहुत लग जाता है कई बार, शाम के टाइम में बहुत ट्रैफिक लगता है क्योंकि बहुत जोरों से काम चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली उन्होंने ना पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है और इतना मतलब लाइक इतना बड़ा एरिया छोड़ रखा है, ठीक है, इधर से आने का और इधर से जाने का, ठीक है, और बीच में क्या लगा रखे हैं उन्होंने? पिलर लगा रखे हैं, ठीक है। अब वो पिलर ना मतलब थोड़े डिस्टेंस से लगा रखे हैं, फिर वो रोड पूरा फैल जाता है, ठीक है। अब मैं ना गाड़ी ले रहा था, आराम से चला रहा हूँ गाड़ी, ठीक है। अब ऑटो वाले जो होते हैं ना, उनको लगता है उनकी गाड़ी ऐसे नहीं है उनकी गाड़ी सीधी है, ठीक है। मैं ऐसे चला रहा था, ऑटो वाले ने टायर घुसेड़ दिया यूं, ठीक है। अब मैंने भी आगे बढ़ा दी, मैं भी आराम से खड़ा हो गया, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। ऑटो वाला था, ऑटो वाला अब उसका ऑफकोर्स नहीं निकलेगा क्योंकि रीजन इज पॉइंट इज, एक तो ना उनसे दूर रहो भाई, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उन्हें क्या है ऑटो लग जाएगा, ठीक है। आपकी गाड़ी की दिक्कत हो जाएगी, बट उनका क्या, एक तो पहली बात तो उनका खुद का ऑटो नहीं है, वो रेंट पे चला रहे हैं मोस्टली, ठीक है, जो सवारी लेके चलते हैं, ठीक है, वो रेंट पे चला रहे हैं। अब उसने ना लगा दिया, ठीक है। अब मैंने शीशा नीचे किया, तो एक तो उसने गाने चला रखे थे मैं तो गाना भूल गया यार, कुछ तो था वो जो पुराने टाइम के नहीं होते, बेदर्द समथिंग, ठीक है, वो चला रखे थे। और एक तो वो यार वो बैठते कैसे हैं, वो मतलब मैं ऐसे बैठा हूँ, ये गाड़ी है, ठीक है, और हम आमने सामने बात कर रहे हैं, वो ऐसे बैठा हुआ हाँ, ठीक है, वो ऐसे करके बैठ गया, हाँ भैया थोड़ा पीछे कर लो, ठीक है। मैं भी लाइक, अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू पीछे कर, ठीक है, क्योंकि मैं सीधे चल रहा हूँ, वो गुस्सा, तो कह रहा भैया वो ना खराब है पर उस नालायक ने गाने बंद नहीं किए, सारे में बात कर रहा है यूं, ठीक है। अब मैं लाइक कि भाई अगर इसमें या तो मेरी लगेगी गाड़ी या इसकी लगेगी, ऑफ कोर्स मेरी लगी तो मेरे को ज्यादा दिक्कत होगी, मैंने गाड़ी पीछे करी है, ठीक है, और उस भाई साहब ने निकाली है गाड़ी, ठीक है। द पॉइंट इज वही है कि भाई यहाँ के रोड पे ना नॉर्मली चल सकता है, भाई आपको पहले बहुत कुछ स्किल करना पड़ेगा, आप सीधा सारा मतलब मशीन्स पे नहीं डिपेंड हो सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें जो सडनली होती हैं, ठीक है ना।
गाय सामने सडनली आती है, बच्चा सडनली आता है, ठीक है, अंडियां सडनली आती हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने पैरों से, दैट्स इट, ठीक है। उसके लिए आप किसी भी मशीन पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो भाई टेस्ला का मेन प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यही बात पे रुका कि सर आगे टेक्निकल फिजिबल तो है, बट कहीं ना कहीं मार्केट अवेलेबल नहीं है। अगर लोग खरीदेंगे भी तो लोग बस शौक में खरीदेंगे, कुछ सालों बाद पिट जाएगा, क्योंकि रीजन है उससे एक्सीडेंट होने के चांस है। क्लियर है। मैंने कहा चलो सर टेक्निकल फिजिबल है भी, मतलब मान लो मार्केट भी है, क्लियर है, लेकिन मैंने कहा सर वो उसकी बनाने में ना कॉस्ट इतनी हो रही है। मैंने कहा मार्केट अवेलेबल है, आप उससे बेच सकते हो, क्लियर है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल समझदार इंसान तो ना खरीदे, मैं तो बिल्कुल ना खरीदूं, ठीक है। रीजन इज, एक बात बताओ यार, नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात समझो, नहीं सड़क पे उतार दे, पर मुझे ना एक नॉर्मली भाई एज अ सीए तो नहीं खरीदूंगा मैं, ठीक है। और मैं आपको ही बोलूंगा एज अ सीएस भी अगर आप फाइनेंशियल में खेलोगे तो नहीं खरीदोगे। एक बात बताओ, ठीक है, आप एक पेट्रोल की गाड़ी खरीदोगे 20 लाख की, ठीक है, और आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदोगे अपना 50-60 लाख की, ठीक है। 20 लाख के कंपैरिजन में अगर आप जाओगे, ऑफकोर्स टियागो खरीद रहे हो तो अलग बात है, ठीक है, पर पॉइंट इज अगर आप अच्छी गाड़ी उठा रहे हो, जैसे मैं किया लेने गया था, तो मैं जब गाड़ी उठा रहा था तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई नॉर्मल गाड़ी ये, और उनकी किया की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आई थी, आई थिंक मुझको याद नहीं, पी करके समथिंग आई थी, कुछ नहीं, सिडान नहीं है उनकी, वैसी है एसयूवी टाइप की है, पर वो अलग है, उसकी कीमत है 70 लाख। उसकी कीमत क्या है? 70 लाख। अब मैं ये सोच रहा, ऑफकोर्स थोड़ी सी वो है गाड़ी बड़ी अच्छी प्यारी सी, ठीक है, बट मैं ये सोच रहा, मैंने कहा यार अगर मैं 20 लाख की ये गाड़ी लेता हूँ या 25-30 लाख पे भी चला जाता हूँ, मैं 30 लाख की भी एक्सयूवी ऑफकोर्स मैं चला जाऊँ, ठीक है। तो जैसे नितेश सर लेने जा रहे थे एक्सयूवी 700, ठीक है, तो मैंने उनको बोला सर एक्सयूवी 700 तो अब हो गई पुरानी, एमजी हेक्टर देख लो आप, ठीक है, क्योंकि मेरे ब्रदर ने ली तो मैंने देखा एक्सयूवी 700, ठीक है, ओके, बट उस टाइम एमजी हेक्टर आई, मुझे बड़ी प्यारी लगी, तो मैंने कहा सर इसको देख के आओ। तो सर ना पूरी बुक करके आ रहे थे, ठीक है, और मैं शाम के गया, मैंने उनको ये बात करी, मेरे भैया से ही बात हो रही थी उनकी, तो जब मैंने बात करी मैंने कहा सर एमजी हेक्टर देख के आओ। अब वो जो एमजी हेक्टर को देखना था उस टाइम वहां लगा था नोएडा में एक्सपो, ठीक है, वो देख के आए और मेरे को शाम को कहते हैं यार बड़ी प्यारी गाड़ी, मैंने बुक कर दी, ठीक है। ऑफ कोर्स एमजी हेक्टर सामने से बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अब एक बात बताओ, आप 30 लाख की एमजी हेक्टर ले रहे हो, ठीक है, सेम अगर आप जाओ इलेक्ट्रिक में तो 70 लाख की वो उठाओ, ठीक है। अब एक बात बताओ, कौन सा इंसान है जो 40 लाख का पेट्रोल डलवा लेगा यार? हाँ, क्यों ले रहे हो भाई? मैं 30 लाख की गाड़ी लेके पेट्रोल डलवा के चलूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, अगर आप बोलते हो कि मैं एनवायरमेंट के लिए अच्छा हूं तो ठीक है भाई, चले जाओ इलेक्ट्रिक, बट मेरे को एनवायरमेंट से ज्यादा अपना पैसा कीमती लगता है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा भाई सीधी सी बात है, मैं पहले इस गाड़ी को बजट में लेके आओ, पहले इस गाड़ी को बजट में लेके आओ, क्योंकि आप कंपैरिजन देखो ना, 30 लाख की गाड़ी पेट्रोल और 70 लाख की गाड़ी इलेक्ट्रिक, तो कंपैरिजन ही नहीं यार। बंदा खुद सोचेगा 40 लाख का मैं पेट्रोल पूरी जिंदगी में ना भरवा पाऊं, क्लियर। अब पॉइंट यही है कि अगर मैंने कहा मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है कोई नहीं मैं बना लूंगा, बट उसकी कॉस्ट इतनी पड़ रही है जो मेरे कस्टमर नहीं खरीदेगा, क्लियर है। और अगर मैं उसको कॉस्ट को मिनिमम रखना हूं, ठीक है, तो मेरा आता है लॉस या मेरे को आ नहीं रहा प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने कहा मार्केट अवेलेबल है, बट जिस मार्केट में मैं बेचूंगा, उस मार्केट में जिस प्राइस में बेचूंगा उससे मुझे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं है। तो एक बात बताओ, मैं इसको काम करूंगा आगे? खुद सोच के देखो, मैं रिसर्च कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूं और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी हाई हो रही है और मुझे लग रहा है इससे प्रॉफिट ही नहीं है, तो भैया मैं उससे काम करूंगा नहीं, दैट मीन्स खत्म। तो वो कहता है ये पांचों चीजें होनी चाहिए, क्या जल्दी बोलो? पहला, टेक्निकल फिजिबल होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, मैनेजमेंट की इंटेंशन होनी चाहिए, मार्केट अवेलेबल होना चाहिए और उस मार्केट में प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपकी पांचों कंडीशन ये पूरी करा देते हो आप, तो आप उस दिन बोलोगे कि आपका रिसर्च फेज खत्म और डेवलपमेंट फेज शुरू, क्लियर है। तो भैया ये पांचों कंडीशन ऑफ कोर्स हमें नहीं लगानी बैठ के, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपनी में बैठ के लगाई जाती हैं। हमारे लिए बस पता होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए? पता। हमारा क्वेश्चन बता देगा यहाँ कंप्लीट हो गई है इस डेट पे, और उस डेट के बाद हम क्या करने लगेंगे? खर्चे को कैपिटलाइज करने लगेंगे। बोलो हाँ या ना? पक्की बात है, खत्म बेटा। मैंने क्या बात बोली? अब इस पे क्वेश्चन कराना है मेरे को। मैंने क्या बात बोली? जल्दी बोलो। मैंने कहा सर जब भी आप कोई इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करोगे अदर देन गुडविल, तो वो कितने फेज से निकलेगी? दो, पहले रिसर्च और फिर डेवलपमेंट। रिसर्च फेज तब तक चलता रहेगा जब तक ये 5 कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। क्या क्या कंडीशन है? जल्दी बोलो। उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, मैनेजमेंट की इंटेंशन होनी चाहिए, भैया आपका मार्केट और उस मार्केट में आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिखे। तो आप मानोगे अगर ये पांचों चीजें हैं पूरी, तो आप उसको डेवलपमेंट फेज शुरू कर दोगे, और जो भी डेवलपमेंट फेज में खर्चा होगा वो उसकी एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, और डेवलपमेंट फेज से पहले जो खर्चा होगा वो कहां जाएगा? सीधा पीएनएल में। बोलो हाँ है ना? पक्का? आउट नोट करो इसको, जल्दी से करो। लिखो, क्रिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट
अदर देन गुडविल। बेटा बंद कर दे फोन और प्लीज लिखना बंद कर, फिर तू लास्ट में कहता भैया सर रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, एक आएगा रिसर्च फेस और एक आएगा डेवलपमेंट फेस। ऑल एक्सपेंडिचर incurred during research phase will be treated as expense for the firm, for the company, and shown in the डेबिट साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के डेबिट साइड में आप इसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, इधर की बात करोगे तो आप बोलोगे ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज will be recognized as intangible asset in the balance sheet, as intangible asset in the balance sheet। ठीक है, दो नोट लिखवाने हैं, पहले आप ये लिख लो। करें, चेंज करें, जल्दी करो भाई। इसको ना चेंज कर देना पूरा। करूँ चेंज? ठीक है, जल्दी करो जल्दी। एक नालायक है, पहले बैठा रहेगा फिर। अच्छा, तो तूने कर भी तो नहीं लिया ना? नोट लिखना बेटा। ठीक है, दो नोट लिखने हैं। पहला लिखो, नोट नंबर 1, when all the following conditions are satisfied, it is assumed intangible asset is in development phase। ठीक है, तो अगर आपकी ये सारी कंडीशन पूरी होती है तो आप ये मान लेते हो कि आपकी इंटेंजिबल एसेट अब किस फेज में चल रही है? डेवलपमेंट में। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है आराम से बस मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले टेक्निकल feasibility should be there, all the resources like financial, human resources, raw material should be available to company,
तीसरा, मैनेजमेंट हैज़ इंटेंशन, management has intention to create and sold it to the market। तीसरा, चौथे में लिख दे रहा हूँ मैं पांचवी कंडीशन, ठीक है, चौथे में एक साथ ही लिख दे रहा हूँ कि मार्केट फॉर सेल शुड बी अवेलेबल and company will drive future economic benefit। future economic benefit का मतलब है सीधा सीधा प्रॉफिट। future economic benefit from such intangible asset, ठीक है, that is profit, ठीक है। अगर वो अपने में यूज़ करने वाली है तो ऑफकोर्स वो इस यूज़ से प्रोडक्शन जो भी करेगी आगे बनाएगी उससे फ़ायदा होगा, किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर ये चारों कंडीशन, वैसे चार नहीं है पांच हो गई हैं, वैसे पांचवी ये, ठीक है, तो पांचों कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो आप बोलोगे वो इन डेवलपमेंट स्टेज में, ठीक है। आपको ये रट्टा नहीं लगाना, आपके से कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस ये कि आपको पता होनी चाहिए पाँचों, इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन में मिसिंग होती है तो आप बोलोगे डेवलपमेंट फेज में नहीं है। क्या बेटा? इंटेंशन टू क्रिएट, ठीक है। एक नोट और लिखना, ये मैंने समझाया नहीं है आपको, ये क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा मैं। नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज cannot exceed its recoverable value। if exceeded then आप निकालोगे इम्पेयरमेंट लॉसेस। इम्पेयरमेंट लॉस जितनी भी कॉस्ट है ऑफ इंटेंजिबल एसेट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। इस बात को मैं भी समझा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू। बस खत्म, ये लास्ट पॉइंट है हमारा इस एएस का। मुझे एक क्वेश्चन डील करना है आपके साथ में और मेरा एएस खत्म। एक कंसोलिडेशन डलवा दी मैंने, हाँ कंसोलिडेशन डलवा दी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन निकालो जल्दी से। करें शुरू? हाँ जी, देखना बेटा आखिरी क्वेश्चन है इसका और मुझे बस डिस्कस करना है आराम से, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप बात समझना, ठीक है। रट्टा लगाओगे तो दिक्कत में आ सकते हो, आप आराम से समझना तो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं बट सब में कहानी ऑलमोस्ट घुमा फिरा के सेम है, ठीक है। आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है इस पे क्वेश्चन, तो मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। इम्पेयरमेंट लॉस, क्या मैं चेंज कर सकता हूं? बेटा देखना, ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, ये बड़े आराम से आपके हो जाएंगे। वही है रिसर्च फिर डेवलपमेंट फेज, ये आराम से है। इधर देखना, मेन मेरे यहाँ से शुरू है क्वेश्चन। वैसे आप क्वेश्चन 29 भी देख सकते हो, सेम
बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन उठाता हूँ और करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 29 to 32, ठीक है। बाकी हम रीड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से। कह रहा है यूके इंटरनेशनल लिमिटेड, पढ़ के देखना, एक क्वेश्चन नहीं आपको सेम ना, कहानी मिलेगी और कहानी आप पढ़ते जाना, आपको बातें समझ आती जाएंगी। कह रहा है यूके इंटरनेशनल लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, ये अपना एक नया प्रोडक्शन प्रोसेस निकाल रहे हैं कि भैया हम नए तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस निकाल रहे हैं। क्लियर है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000 एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। 31 मार्च 2017 को जो साल खत्म हो रहा है, पहले आराम से रीड करूंगा फिर चार्ट बना के समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले सुनते जाना। कह रहा है जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017, कह सकता हूँ 16-17 बोलो, है ना। उसमें आपने टोटल खर्चा कितना किया है बेटा? 50 लाख। टोटल खर्चा कितना किया है? 50 लाख। इस प्रोसेस का मेट हुआ है क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन, मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ है। क्राइटेरिया मेट करने का मतलब क्या है कि यहां से आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हो, तो मतलब इस डेट से आपका डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया है। कह रहा है 1 दिसंबर 2016 से आपका क्या हो गया? डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया है। क्लियर है। तो उससे पहले क्या चल रहा होगा? रिसर्च, और उसके बाद क्या हुआ है? डेवलपमेंट। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर जो आपने इस डेट तक किया था वो कितना करा था? 22 लाख। एक जल्दी बताना, अगर आपने पूरे साल में कितना खर्चा किया? 50 लाख। कितना खर्चा किया? 50 लाख। आराम से देखो ना, क्वेश्चन कह रहा है कि सर सीधी सी बात है, आपने जो किया, आंसर नंबर 29 to 32, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास डेटा जो है वो 2 सालों का देगा। वो पहले क्या दिया हुआ उसने? 1 अप्रैल 2016 को मेरा ईयर शुरू हुआ है और 31 मार्च 2017 को मेरा काम खत्म हुआ, ठीक है, साल खत्म हुआ। इस पूरे साल में जो आपने खर्चा किया वो टोटल एक्सपेंडिचर आपने कितना किया है? टोटल एक्सपेंडिचर किया है 50 लाख। कितना किया है? 50 लाख। बोलो हाँ या ना? पक्का। और कह रहा है 1 दिसंबर 2016, मतलब इस दिन पे 1 दिसंबर 2016 को यहां से आपका डेवलपमेंट फेज क्या हो गया है? शुरू हो गया है। यहां से डेवलपमेंट फेज क्या हो गया? शुरू। तो मुझे आराम से बच्चे बता दो जल्दी से, अगर यहां से डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ है तो इसके बाद का खर्चा कहां जाएगा? इंटेंजिबल एसेट में। बोलो है ना। और इससे पहले का खर्चा कहां जाएगा? पीएनएल में। क्यों? क्योंकि ये खर्चा क्या माना जाएगा? रिसर्च फेज, और ये क्या माना जाएगा? डेवलपमेंट। बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 दिसंबर तक आपने कितना खर्चा किया? 1 दिसंबर तक आपने किया 22 लाख। तो क्या मुझे बता सकते हो बाकी कितना किया होगा? भाई टोटल अगर 50 लाख किया है और 1 दिसंबर तक 22 लाख किया है, तो यहाँ पे कितना करा होगा? 28 लाख। क्या करा होगा? 28 लाख। बोलो हाँ या ना। मेरी पहली तो आधी कहानी यहीं खत्म हो गई, आधी कहानी तो यहीं खत्म होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला चीज ये पूछ रहा है कि आपका जो ईयर एंड हो रहा है, जो आपका ईयर एंड हो रहा है दैट इज आपका 2016-17 की बात करें, तो इसमें आप कितना खर्चा पीएनएल में डालोगे और कितना खर्चा आप इंटेंजिबल एसेट में डालोगे? तो मैं बोलूंगा भाई सीधा सीधा 22 लाख का खर्चा कहां जाएगा? पीएनएल में, और 28 लाख का खर्चा कहां जाएगा? इंटेंजिबल एसेट में। बोलो हाँ या ना। पक्का। और पता है इसको मैं इंटेंजिबल एसेट की बुक वैल्यू बोलूंगा, जिसे आप बोलते हो कैरिंग अमाउंट। क्या बोलते हो? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब इतनी बुक्स पे, इतनी अमाउंट पे ये कहां पर शो होगा? बैलेंस शीट में। क्लियर है। तो कभी भी कैरिंग अमाउंट दिखे तो समझ जाना ये बुक वैल्यू है। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? बुक वैल्यू। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड, आपने और खर्चा किया, अभी रेडी नहीं हुई, अभी और खर्चा हो रहा है। फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर करा है फॉर द ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018, मतलब आपने अगले साल भी इसे खर्चा किया। क्लियर। अब एक बात बताओ, अब रिसर्च चल रहा होगा, डेवलपमेंट ही चलता जाएगा। भाई एक बार रिसर्च खत्म हो गया तो खत्म, अब जो चलेगा वो क्या चलेगा? डेवलपमेंट। तो अब जो भी खर्चा हो रहा है वो कहां हो रहा है? डेवलपमेंट फेज में, और वो क्या रिकॉर्ड होगा? इंटेंजिबल एसेट। आपने कितना खर्चा और कर दिया? 80 लाख। कितना खर्चा कर दिया? 80 लाख। मुझे बताओ आपने पहले आपने कितना करा था? 28 लाख। अब इस साल 31 मार्च 2018 इस पूरे साल में आपने टोटल खर्चा कितना किया है? टोटल खर्चा करा है आपने 80 लाख। टोटल खर्चा कितना करा? 80 लाख। और मुझे बताओ आप क्या मानोगे, ये फेज तो भैया अब यही कंटिन्यू डेवलपमेंट ही है। बोलो है ना। तो इसका मतलब ये खर्चा भी क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। बोलो है ना। और कैपिटलाइज्ड होगा, इसका मतलब आपकी इंटेंजिबल एसेट पहले कितनी थी? ओपनिंग में कितनी थी? 28। बोलो है ना। और फर्दर एक्सपेंडिचर आपने और इस पर कर दिया कितना? फर्दर कर दिया 80। तो अब इंटेंजिबल एसेट कितने की हो जाएगी? 108 लाख की। बोलो हाँ है ना। पहले इतना पक्का है नहीं है। दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो इस साल का खर्चा ये कहां जाएगा, तो आप बोलोगे ये भी क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। बोले तो ये भी कहां जाएगा? इंटेंजिबल एसेट में। पक्की बात है। इतना क्लियर है? डन। मैं बोलूं तो 90% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हाँ जी, बात है नहीं है। मैंने क्या बोला, आप जब भी खर्चे करोगे तो आप चेक करोगे कि आपका रिसर्च फेज कब तक चल रहा है, और उसके बाद डेवलपमेंट का। एक बार डेवलपमेंट शुरू हो गया तो डेवलपमेंट चलता रहेगा। रिसर्च फेज का खर्चा कहां जाएगा? पीएनएल में, और डेवलपमेंट फेज का खर्चा क्या होगा? कैपिटलाइज होगा एज इंटेंजिबल एसेट।
क्लियर है? आपने एक साल, पहले साल आपने 22 लाख डेवलपमेंट सॉरी रिसर्च फेज तक किया, वो गया पीएनएल में, और 28 लाख कहाँ किया आपने? डेवलपमेंट में, तो वो कहाँ गया? इंटेंजिबल एसेट में। अगले साल आपने 80 किया, तो वो पूरा ही क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज, क्योंकि अब क्या चल रहा है? डेवलपमेंट चल रहा है। तो 80 प्लस 28 कितना हो गया? 108 लाख, दैट इज 1 करोड़ 8 लाख। पक्की बात है? अब ध्यान सुनना, यहां पर मेरा AS26 एक और बात कहता है भाई साहब एक बात बताओ, आपने खर्चा कितना कर दिया? 108 लाख। क्लियर है? आप इससे फ्यूचर में कितना कमाने वाले हो? ठीक है, आप ये भी अंदाजा लगाओगे। ठीक है ना? एस बहुत लंबी आगे तक की बातें करता है। ठीक है, एस कहता है भाई आप खर्चा करते जा रहे हो, एक बात बताओ, सोचो ना ध्यान से, एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि आप किसी चीज पे खर्चा करते जा रहे हो, करता जा रहे हो, ठीक है, और आपको उसका बेनिफिट भी चेक करना होगा कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि इसके बेनिफिट से ज्यादा खर्चा कर दिया? बोलो हाँ है ना? जैसे कई बार तुम्हारे पापा कहते हैं ना, इतना तो मैंने खर्चा कर दिया, इतना तो तू वसूल के नहीं देगा, है या नहीं है? पक्की बात है ना? मतलब पॉइंट समझो ना, कि अगर मैं किसी एसेट पे खर्चा कर रहा हूं, तो मैं खर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो एसेट मुझे कमा के देगी। क्लियर है? तो मैं एक टाइम तो देखूंगा ना कि भाई ये कितना कमाएगी, क्योंकि हो सकता है कि इससे ज्यादा, जितना कमाएगी उससे ज्यादा खर्चा करूंगा, तो मैं कहूंगा भाई साहब फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा इस एसेट को बनाने का? बात समझ आ रही है? तो वो कहता है आप ना चेक करोगे जब आप इसका खर्चा कैपिटलाइज करोगे कि इससे फ्यूचर में क्या रिकवर होने वाला है, दैट इज रिकवरेबल अमाउंट। क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। और अगर इसका रिकवरेबल अमाउंट इससे ज्यादा है, इसकी कॉस्ट से ज्यादा है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सपोज यहां पे रिकवरेबल अमाउंट 120 लाख हो, कितना हो? 120। मैं कुछ नहीं करूंगा, इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा फ्यूचर में मिलने वाला, छोड़ो उसका क्या लेना देना। बेटा प्लीज सुनना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा ये बात, है ना? मैंने क्या बोला कि अगर रिकवरेबल अमाउंट 120 लाख, मतलब इसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट कितनी है? 108, इससे ज्यादा है। अगर रिकवरेबल अमाउंट आपका 120 लाख है, 120 लाख है, तो आप कर दोगे इग्नोर, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है। बेटा आप प्रूडेंस हो अकाउंट्स के मामले में। प्रूडेंस का मतलब अगर आपको फ्यूचर में फायदा दिख रहा है तो जब होगा तब कमाएंगे, बात खत्म, इग्नोर। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर रिकवरेबल अमाउंट आपका कम है, जैसे इस क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन ने बोला है 72 लाख है, दैट इज रिकवरेबल अमाउंट कितना है जो एस्टिमेट किया जा रहा है नो हाउ का, मतलब मैं अपने बिजनेस के प्रोडक्शन का जो नो हाउ इंटेंजिबल एसेट बना रहा हूं, सुना है ना नो हाउ? ठीक है, नो दैट इज नो हाउ टू डू। क्लियर है? ये प्रोडक्शन मतलब जो भी काम कर, जैसे मैं बोलूं अगर डोमिनोज का अपना एक नो हाउ है कि वो कैसे डोमिनोज पिज्जा बनाते हैं, उनका अपना क्या राइट है। तो पॉइंट इज अगर आपको उनका सामान बनाना है तो आपको उनकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो अपना नो हाउ बना रहे हैं, इनको लगता है कि इससे जो रिकवर होगा ना, वो रिकवर कितना होगा? 72 लाख। अब एक बात बताओ, खुद सोच के बताओ कि आपने इस पे खर्चा कितना कर दिया मेरे बच्चे? 108 लाख का खर्चा कितना कर रहे हो? 108, और आपको फ्यूचर में रिकवरेबल अमाउंट कितना दिख रहा है? 72 लाख। क्लियर है? तो मेरा यस कहता है भाई आप तो खामा खा खर्चा करते चले गए। क्लियर है? जबकि आपको इससे कमाई कितने होने वाली? 72। तो आप इसे कितना दिखाओगे एसेट में? 72 लाख, और जो एक्स्ट्रा आपने कर दिया है वो आप डालो खर्चा, वो आप क्या डालोगे? खर्चा। मतलब आप इस साल क्या करोगे? आप कहोगे भाई साहब ध्यान से, ईयर 2017-18 आपने एसेट पे खर्चा कितना किया? 80। ये पूरा कैपिटलाइज होगा, ये पूरा कैपिटलाइज होगा, बट रिकवरेबल अमाउंट को चेक करने के बाद तो आपने कहा अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो कुछ नहीं करना, अगर कम है तो आप यहां पे लगाओगे इंपेयरमेंट लॉस, कि आपकी एसेट क्या आ रही है? वो इंपेयर हो रही है, खामा बड़ी हुई है, उनको क्या करना पड़ेगा? इंपेयर मतलब कम करना पड़ेगा। और कितना कम करोगे? आप कहोगे जितना आपकी कॉस्ट हो गई, तो कॉस्ट कितनी हो गई? दैट इज आपकी 28 पहले थी, 80 टोटल हो गई अगर आपने कैपिटलाइज कर दी। अगर आपने सारा कैपिटलाइज कर दिया तो 28 प्लस 80 कितनी होगी? 108। जबकि आपको रिकवर कितना होने वाला है? 72। तो इसका मतलब जो आपका डिफरेंस आया, बताओ कितना आया? 108 माइनस 72, बताओ कितना आ गया? 36 लाख। ये कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, ये लॉस बुक होगा। ठीक है, तो सर मेरी एसेट में कितना आएगा? मेरी एसेट में आएगा, अगर मैं बात करूं तो मेरी एसेट में यहां पे मैं लिख दूं तो मेरी एसेट इस साल जो शो होगी इंटेंजिबल एसेट, वो कितनी होगी? सिर्फ 72 लाख की। कितने की? 72 लाख। क्योंकि वही वाली बात है ना, विच एवर इज लोअर। कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है कि भैया या तो कॉस्ट या रिकवरेबल अमाउंट। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम है तो आप लोअर पे लेके आओ, और आप एसेट को कम करोगे तो आपको जो नुकसान है वो आ जाएगा कहां पे? पीएनएल में। आ रही बात समझे? बस इतना सा पॉइंट है कि भैया पिछले साल आपका रिसर्च फेज का खर्चा पीएनएल में गया, बाकी आपका इंटेंजिबल एसेट में। इस साल आपने पूरा कैपिटलाइज किया, पर चेक करना पड़ेगा वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा का पूरा कैपिटलाइज करता, कुछ भी पीएनएल में नहीं डालता। बट अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट कम है तो आपको जितना कम है उतना लॉस पीएनएल में डालना पड़ेगा, और रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। आ रही है बात समझ में? आप इसे नोट कर लो, ठीक है, यही नोट कर लो।
ये PNL में जाएगा। ठीक है, लिखो जल्दी, ये बना लो चार्ट चाहे। नहीं उसके बाद दोबारा क्यों, अगर खर्चा कर रहा हूं तो निकालूंगा। हाँ नहीं, जब तक पूरी रेडी हो जाएगी तब निकालोगे। हाँ जी बेटा, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप करोगे। ठीक है, मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, एक डेल के नाम से डाला हुआ है, एक फॉक्स के नाम से डाला हुआ है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ आपको एक और। ठीक है, बस खत्म है मेरे पास, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जल्दी बनाना बच्चों, जल्दी। यार चेयर कहाँ है? करो जल्दी करो बेटा। सर आइए आइए बेटा, इंटेंजिबल एसेट पूजा, पूजा तोमर। अच्छा हाँ, नहीं पुराना होगा डाउट, मैंने देखा नहीं होगा ना, तो अभी अभी डाउट देखा मैंने। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। बेटा वो नेक्स्ट वीक के बाद से शुरू होंगे, एक बार नितेश सर का कंप्लीट हो जाए ना, मतलब अगले वीक से शुरू हो जाएंगे, अगले वीक से शुरू हो जाएंगे सेशन। ऑल्टरनेट डे पे लेंगे, क्योंकि MWF पे मॉड्यूल 1 के हो रहे होंगे तो मॉड्यूल 2 के होंगे। ठीक है, अगले वीक मेरी एक छुट्टी भी होने वाली है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, सैटरडे होगी मे बी, क्योंकि जहाँ तक मतलब मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है और वो एडमिट होने वाली है ट्यूसडे या वेडनेसडे को, तो मे बी शायद मेरे को उनके लिए 1-2 दिन की छुट्टी लेनी पड़े। बता दूंगा, मैं पहले ही बता दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने बता रखा है सैटरडे ही प्लान है। कल अभी शेड्यूल बताते हैं, अभी ना कोमल से बात नहीं हुई, कल भी हो सकती है अगर शेड्यूल है। प्रीति कल की क्लास है क्या? प्रीति कल शेड्यूल है? नहीं है, क्लास नहीं है? मैंने बोला था वैसे यार, मुझे चाहिए थी क्लास। कोमल मैम बात से मुकर गई। कमिटमेंट करी थी उन्होंने कि हाँ हाँ सर बिल्कुल रख दूंगी। अरे वही तो लेना था, 12 से 3 भी हो रहा था, 3 से 5 भी हो रहा था, तो वो कह रहे थे हितेश सर को 12 से 3 लेनी है। मैंने कहा लेने दो, फिर मैं 3 से 5 ले लूँगा, पर दे दो मुझे क्लास। ठीक है, उससे क्या होगा ना, जितना जल्दी मतलब टाइम वही है ना, जब टाइम है तो अभी कर लो कवर, फिर बाद में क्या होता है, फिर वो लेट हो जाता है। पता नहीं क्या रीजन हो सकता है, कुछ होगा या तो कोई प्लान होगा। बेटा चल सकते हैं, डन है? हाँ जी, इधर हो गया। ठीक है बेटा, जल्दी करो, जल्दी प्लीज़ जल्दी करो। और देखो आराम से भाई, ज़्यादा तो नहीं हो रहा अभी। ठीक है, फिर अभी तो झेल सकते हैं थोड़ी देर और। ठीक है, हाँ भाई ठीक है ना, पक्का ना? अभी तो 5 भी नहीं बजे यार, 2 मिनट है अभी।
ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 30, एक बार ये रीड करना, जस्ट रीड करा रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके के क्वेश्चन है, बस डिजाइनिंग थोड़ी सी अलग है, पढ़ना आराम से, जल्दी बताना मुझे, आप लोग बता रहे हो आराम से। कह रहा डेल इंटरनेशनल लिमिटेड, आराम से कह रहा न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस बना रहे हैं सेम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, बेटा लिखना बंद करो 2 मिनट के लिए, बाद में लिख लेना, आराम से फोटो ले लेना बाद में। कह रहा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 16, मतलब जो साल खत्म हो रहा है वो 16 में, इन्होंने टोटल खर्चा कितना किया है, 40 लाख, कितना किया है 40। तो अभी तो इन्होंने बनाना शुरू किया है, तो पहले कहाँ जाएगा, ये रिसर्च फेज में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, डेवलपमेंट में। कह रहा आपने जो प्रोडक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया मेट किया है, मतलब जहां से डेवलपमेंट शुरू हुआ है वो क्या डेट है, 1 दिसंबर 2015, और उस दिन तक आप कितना खर्चा कर चुके थे, 16 लाख। तो बताओ इस साल की अगर मैं बात करूं तो आपने इस साल में टोटल खर्चा कितना किया है, 40 लाख, आवाज निकालो कितना किया है, 40। 40 में से 16 कब तक हुआ है, डेवलपमेंट स्टेज से पहले हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा, पीएनएल में, ये कहाँ जाएगा, पीएनएल में। और बाकी जो 40 में से 16 गया, 24 लाख, वो कहाँ जाएगा, डेवलपमेंट फेज, बोले तो इंटेंजिबल एसेट, पक्की बात है। तो पहला साल तो खत्म, 16 लाख कहाँ गया, पीएनएल में, और 24 लाख कहाँ गया, एसेट में कैपिटलाइज। आगे चलो, कह रहा फिर आपने और खर्चा किया कितना, 70 लाख। तो बताओ 24 लाख पहले था और 70 लाख अब हो गया, टोटल कितना हो गया, 94, पक्की बात है। पर मैं 94 को कैपिटलाइज कर सकता हूँ, चेक करना पड़ेगा। रिकवरेबल अमाउंट कितना, रिकवरेबल अमाउंट है 62 लाख, तो मैं कितना कैपिटलाइज कर सकता हूँ, सिर्फ 62 लाख। तो इसका मतलब मैं कहूंगा 24, जो 70 लाख का खर्चा हुआ है उसमें से, मतलब 24 प्लस 70 कितना हो गया, 94। 94 को 62 पे लाना पड़ेगा, तो कितना, आई थिंक मेरे हिसाब से 32 लाख का नुकसान आएगा, वो जाएगा कहाँ पे, पीएनएल में, ठीक है। और बाकी 70 में से 32 हटाओ तो बाकी जो बचा कितना बचेगा, 38 लाख, है ना। 38 लाख का खर्चा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब मेरी एसेट कितने पे आ जाएगी, 62 लाख। बोलो हाँ या ना, पक्का, आराम सुनना, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल। एक क्वेश्चन देखना, हाँ 94 में से 62 माइनस करोगे तो 32 लाख का जो गया वो पीएनएल में जाएगा, और बाकी जो हो गया वो कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। बेटा इधर देखो, कह रहा हमने ना एक प्रोजेक्ट बनाया है, लॉन्च करा एक प्रोजेक्ट ए का, और कंपनी ने इस पे 30 लाख का खर्चा किया ड्यूरिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज अप टू द 31 मार्च 2010, ठीक है। इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कि भैया हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे ए, और इसके इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा कर दिया, 30 लाख, ठीक है। ड्यू टू अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन, मैनेजमेंट को लगता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द प्रोडक्ट इन दी मार्केट। उन्हें लगता है कि भैया इसे बनाने और बेचने का कुछ भी लग नहीं रहा, दैट इज मार्केट मैनेजमेंट इंटेंशन है या नहीं है, नहीं है। कह रहा भैया मैनेजमेंट चाहती है ये खर्चा डेफर करना। पहले ये बताओ डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ जी हुआ या नहीं हुआ, बेटा मैनेजमेंट टेंशन है या नहीं है, नहीं है, तो अभी तो रिसर्च ही चल रहा है, तो रिसर्च है तो भैया सारा खर्चा कहाँ जाएगा, पीएनएल में। वो कह रहे हैं डेफर करने का मतलब धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, द आंसर इज नो। आपको पूरा का पूरा इसे क्या करना पड़ेगा, क्या ये डेफर कर सकते हैं, द आंसर इज नो। आपको पूरा का पूरा एक बार में पीएनएल में डालना पड़ेगा, क्लियर है। अगर आपसे वैसे कोई पूछे कि इंटेंजिबल एसेट की लाइफ क्या होती है, तो देखो वैसे तो इंटेंजिबल एसेट की लाइफ होती है, डिपेंड करती है उसके बेनिफिट पे, ठीक है। आपको उससे 5 साल फायदा होने वाला है, 6 साल फायदा होने वाला है, 10 साल फायदा होने वाला है, आप उसे 10 साल में राइट ऑफ करोगे, याद है ना। टेंजिबल एसेट पे लगता है डेप्रिशिएशन और इंटेंजिबल पे लगता है अमोर्टाइजेशन, क्लियर है। बट मेरे एएस ने लाइफ कितनी दी है, 10 साल, कितनी दी है, 10 साल। कहता है भाई अगर आपको लाइफ नहीं पता तो हम कितनी निकाल देंगे, 10, और अगर आप 10 से ऊपर चाहते हो, क्या चाहते हो, 10 से ऊपर, तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, दैट यू शुड हैव अ कंक्लूसिव एविडेंस। मतलब आपको अगर ये मतलब आप कहते हो कि मेरी इंटेंजिबल एसेट जो है वो मुझे 15 साल तक बेनिफिट देगी, तो आप इसके सबूत दिखाओ, आप इसके क्या दिखाओ, सबूत। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मैंने माइनिंग के राइट ले रखे हैं, और वो राइट मुझे कितने साल के लिए मिले, 15 साल के लिए, तो मैं कितने साल में राइट अप कर सकता हूँ, 15। लेकिन अगर मैंने कोई कॉपीराइट बना लिया तो मैं उसे मैक्सिमम कितना राइट अप कर सकता हूँ, 10 साल। मैक्सिमम कितने साल में राइट अप करूंगा, 10 साल। लेकिन पॉइंट इज बननी चाहिए, रिसर्च फेज में खर्चा है तो पूरा एक बार में राइट अप करो, अगर डेवलपमेंट में तो उसे फिर धीरे धीरे इंटेंजिबल एसेट के रूप में कहाँ अमोर्टाइज करोगे, 10 साल। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, लिखना हो तो कहीं लिख लो, जल्दी से लिख लो, कहीं एक नोट डाल लो, यहीं लिख लो, कॉपी में लिख लो, ठीक है। एज पर AS 26 लिखो भाई जल्दी, पीछे नलायक लिखो जल्दी से, हाँ जी। एज पर AS 26, एज पर AS 26, लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट, लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट, life of intangible asset cannot exceed, life of intangible asset cannot exceed from 10 year, cannot exceed from 10 year, ब्रैकेट में लिखना, that is intangible asset, that is intangible asset should be amortized, cannot exceed from 10 year, cannot exceed from 10 year, that is intangible asset,
that is intangible asset should be amortized within 10 year, within 10 year, full stop. However, should be amortized within 10 year, full stop. However, if there is a conclusive evidence, of life exceeding 10 year, if there is a conclusive evidence of life exceeding 10 year. बारिश हो रही है क्या? कबूतर है? क्या बोला था मैं? If there is a conclusive evidence of life exceeding 10 year, then company can take life as per the evidence. Then company can take life as per the contract या जो भी आपके पास as per the evidence for the purpose of amortization. Company can take life as per the evidence for the purpose of amortization. ठीक है, तो ये आखिरी बात थी और यही मेरा AS खत्म. ठीक है, यही मेरा AS खत्म. क्लियर है? अब आराम से सुनना 2 मिनट. ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं इसको